हारू तो एक अकेला बेकार और लूजर इंसान था जो अपनी जिंदगी से उम्मीद खो चुका था। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी कितनी दुख भरी थी, तभी उसके फोन से एक रोशनी निकली जो उसे हेवनली डिमेंशन में ले गई। वहाँ एक एंजल ने उसका स्वागत किया और उसे दोबारा जन्म लेने पर बधाई दी। साथ ही उसे कुछ जबरदस्त शक्तियाँ भी दी जो उसके नए जीवन में मदद करेगी। लेकिन हारूतो का सिर्फ एक ही सपना था कि वो अपनी जिंदगी भर सिर्फ एनीमे देखता रहे, बिल्कुल हमारी तरह। इसीलिए उसने एंजल से रिक्वेस्ट की कि वो उसे दोबारा जन्म दे। जैसे ही उसने ये कहा, वो एक नई दुनिया में एक बच्चे के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था। एक मीत खुश थे कि बच्चा सुरक्षित पैदा हुआ और उसके फादर ने जब उसके हाथ पर रॉयल निशान देखा तो उन्हें भरोसा हो गया कि उन्हीं का बेटा है। उन्होंने समझा कि उनका बेटा किसी हीरो की तरह पावरफुल होगा। उसके माँ ने भी कहा कि ऑब्वियसली उसने एक शक्तिशाली बच्चे को जन्म दिया है। उसकी शक्ति को समझने के लिए एक इन्फिनिटी ऑर्ब लाया गया। जैसे ही उस ऑर्ब के पास हारूतो आया, पूरा कमरा एक जादू से भरी ऑरा से भर गया। इतनी तेज रिएक्शन देखकर सबको लगा कि वो कम से कम लेवल 50 का होगा, लेकिन ऑर्ब ने दिखाया कि वो बस लेवल 2 का था और उसके पास कोई एलिमेंट भी नहीं था। सिर्फ बैरियर मैजिक ही उसका एकमात्र स्किल था। राजा हैरान था कि ऐसा बच्चा कैसे पैदा हो गया जिसमें कोई शक्ति नहीं है। उसने सोचा कि शायद कुछ गड़बड़ हुई है और फैसला लिया गया कि सबको कह दिया जाए कि वो बच्चा जन्म के समय ही मर गया और यहाँ हारूतो को जंगल में छोड़ देने का आदेश दिया गया। उसी समय एंजल को याद आया कि उसने गलती से हारूतो को इतना ओवरपावर्ड बना दिया था कि इस दुनिया के डिवाइसेस उसके असली शक्ति को नाप भी नहीं सकते। इनके इंस्ट्रूमेंट सिर्फ 100 लेवल तक ही नाप सकते थे, जबकि उसने हारूतो का लेवल 1200 तक सेट कर दिया था और गलती से उसको कोई एलिमेंट भी नहीं दिया। हारूतो खुद को एक जंगल में अकेला पाता है और कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि वो सिर्फ एक बच्चा है। उसे याद आता है कि लोगों ने कहा था कि वो बैरियर मैजिक का यूज कर सकता है, इसीलिए वो इसे ट्राई करने का फैसला करता है। वो अपने मन में एक क्यूब इमेजिन करता है और उसे बनाने में सफल हो जाता है। उसे कंट्रोल करना काफी आसान लगता है, यहाँ तक कि वो उसका साइज और शेप आसानी से बदल सकता है। फिर वो इस क्यूब का इस्तेमाल खुद पर करता है और इससे हवा में उड़ने लगता है। तभी अचानक एक बड़ा सा भेड़िया सामने आ जाता है। हारू घबरा जाता है, लेकिन उसका बैरियर उसे बचा लेता है। हारू तो कुछ पेड़ों को अपने बैरियर के थ्रू उठाता है और उन्हें भेड़िए पर फेंकता है। भेड़िया फिर भी उठकर खड़ा हो जाता है, इसीलिए हारू और भी बड़ा अटैक करता है। जमीन का एक बड़ा टुकड़ा ही उखाड़ लेता है। तभी भेड़िया चिल्लाता है और हारू को समझ आता है कि भेड़िया बोल सकता है। भेड़िया उसकी ताकत देखकर हैरान हो जाता है, सोचता है कि हारू नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। हारू बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बातें साफ नहीं होती, इसीलिए वो एक आइडिया सोचता है। वो एक बैरियर बनाता है जो उसके विचारों को आवाज में बदल देता है और ऐसे अब वो नॉर्मल तरीके से बोल सकता है। भेड़िया उससे पूछता है कि वो कौन है। हारू अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसे उसके लो मानर लेवल के कारण छोड़ दिया गया है। लेकिन भेड़िया इस बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसे हारू के अंदर एक जबरदस्त पावर महसूस होते हैं। वो सोचता है कि हारू शायद डीमन किंग का पुनर्जन्म है। हारू इस बात में साथ देता है और भेड़िया तुरंत उसकी बात मान लेता है। भेड़िया सरेंडर करता है और कहता है कि हारू उसे खत्म कर दे, लेकिन हारू तो कहता है कि अगर वो दोबारा उस पर अटैक नहीं करेंगे तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। भेड़िया उसके दया से इम्प्रेस हो जाता है और वो अपने नाम फ्लेम फेनर की कसम खाता है कि वो कभी उसका विरोध नहीं करेगा। हारू उसे अलविदा कहता है और उसे फ्ले कहकर बुलाता है, लेकिन भेड़िया सोचता है कि हारूतो ने उसे एक नया नाम दिया है और उन दोनों के बीच अब एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है और वो हारू के लिए अपने वफादारी का वचन देता है। पर हारू ने तो सिर्फ उसका नाम छोटा किया था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया। लेकिन फ्ले उसकी बात नहीं मानती। तभी हारू अचानक कमजोर महसूस करता है और जमीन पर गिर जाता है। फ्ले को समझ नहीं आता कि क्या हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि हारू को कुछ खाने पीने की भी जरूरत है। हारू कहता है कि उसे दूध चाहिए और फ्ले तुरंत एक इंसान के रूप में बदल जाते हैं। हारू उसे इस रूप में देखकर शर्मा जाता है तो फ्ले एक कपड़ा पहन लेते हैं, लेकिन हारू सोचता है कि ये भी कुछ खास नहीं बदला। फ्ले हारू को दूध देने जा रहे होते हैं, लेकिन पता चलता है कि उसके पास तो फिलहाल है ही नहीं। तभी उसे किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। वो सोचते हैं कि उस इंसान को मार दे, लेकिन हारू कहता है कि पहले उसे बात कर लेनी चाहिए। एक आदमी उनके पास आता है और फ्ले उससे पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहा है। आदमी कहता है कि वो हारू के लिए आया है, लेकिन फ्ले उसे देने से इनकार कर देते हैं। आदमी पूछता है कि उनका रिश्ता क्या है, तो फ्ले कहते हैं कि हारू उसका मास्टर है। वो आदमी बताता है कि वो हारू का रिश्तेदार है और उसे बचाने आया है। वो बताता है कि वो दूध भी लाया है और हारू फ्ले से कहता है कि प्लीज उसे दे दो, लेकिन फ्ले उसकी बात नहीं मानते। वो सोचते हैं कि जिस बच्चे को इन लोगों ने छोड़ दिया था उसके लिए कोई वापस क्यों आएगा। वो आदमी बताता है कि उसकी पत्नी कभी माँ बनने वाले थे, लेकिन उनका होने वाला बच्चा नहीं बच पाया, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता कि हारूतो को कमजोर होने की वजह से छोड़ा गया है। उसका मानना है कि हर बच्चे को जीवन जीने का एक मौका मिलना चाहिए। फ्ले ये सुनकर इमोशनल हो जाते हैं और आदमी को अजीब लगता है कि एक डीमन रो रहा है। दोनों के बीच एक समझौता होता है और वो आदमी फ्ले को भी अपने साथ ले जाने का फैसला करता है ताकि वो हारू के साथ रह सके। 9 साल बाद हारू अपने नए परिवार के साथ बड़ा हो
चुका है। पहले उसका प्लान था कि जैसे ही उसकी खाने पीने की जरूरतें खत्म होगी वो वहाँ से चला जाएगा, लेकिन वो परिवार इतना अच्छा था कि वो वहीं रुक गया। अब उसे बस एक ही दिक्कत है, उसकी बहन चार्लोट उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। फ्ले उनके घर की मेड के रूप में काम करते हैं और चार्लोट को फ्ले पसंद है, इसीलिए वो उसे खेलने के लिए कहते हैं। फ्ले कहते हैं कि उसका काम हारू का ध्यान रखना है, लेकिन हारू उसे खेलने का आदेश देता है, तो वो बाहर जाते हैं और चार्लोट उसके पीछे भागते हैं। हारू उन्हें अंदर से देखता है और उसकी माँ उससे कहते हैं कि इस बात को दिल पर मत लो। चार्लोट उस उम्र में है जहाँ उसे लड़कों के साथ कैसे बिहेव करना है समझ नहीं आता। हारू चिंता करता है कि कहीं चार्लोट को उसकी असली उम्र जो लगभग 30 साल है उसका एहसास तो नहीं हो गया, इसीलिए वो उसे अजीब लगता है। उसकी माँ कहते हैं कि उसे कुछ खास करना चाहिए जिससे वो जिम्मेदार लगे, शायद इससे चार्लोट का नजरिया बदल जाए। लेकिन हारू सोचता है कि वो बच्चों को समझने में अच्छा नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि घर के वारिस होने के नाते उसे घर के बाहर निकलना चाहिए, हमेशा अपने कमरे में रहने की जगह। लेकिन हारू फिर से अपने कमरे में लौट आता है और सोचता है कि उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना उसके माँ बाप उसे और ज्यादा उम्मीदें रखने लगेंगे। लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर उसने फ्ले को साथ ले लिया तो चार्लोट उससे और भी ज्यादा नफरत करेगी और फ्ले कभी भी पीछे रहना नहीं चाहेगी। अब हम देखते हैं कि हारू ने बैरियर मैजिक का यूज करके अपना एक क्लोन बनाया है ताकि एक दिन उसकी जगह उसे छोड़ सके, लेकिन अब तक ना तो वो मूव कर सका और ना ही बोल सका। तभी उसके फादर उसके कमरे का दरवाजा नॉक करता है और उसे बाहर ले जाता है, जहाँ वो उसे तलवार चलाना सिखाना चाहता है। हारू को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन उसके फादर कहता है कि जब उसका माना लेवल इतना लो है तो उसे दूसरे स्किल्स भी सीखने चाहिए। हारू सिर्फ आराम करना चाहता है, लेकिन उसके फादर के कहने पर वो ट्राई करता है। हारू जानता है कि उसका फादर एक एक्सपीरियंस्ड वॉरियर है, इसीलिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बैरियर कास्ट करता है और उन पर हमला करता है, जिससे उनके तलवार टूट जाते हैं। उसके फादर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि हारू इतना पावरफुल कैसे हो गया, और खुद हारू भी हैरान था। हमें पता चलता है कि उसने अपने शक्ति चेक करने के लिए एक और भी पावरफुल क्रिस्टल बॉल का यूज किया, सोच कर कि शायद उसका लेवल 100 के आसपास हो, लेकिन फिर भी उसका लेवल 2 ही दिखाता रहा। अब वो ये सोचता है कि आखिर उसे एंजल ने कौन से पावर्स दिया है। उस रात हारू के फादर अपनी वाइफ को स्वॉर्ड ट्रेनिंग के मैच के बारे में बताते हैं, लेकिन वो परेशान है कि कहीं हारू एक डीमन तो नहीं है। उनकी पत्नी ये सुनकर शौक जाते हैं। फादर बताते हैं कि कुछ पुराने किताबों के मुताबिक रॉयल फैमिली ने कभी डीमनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे और उनमें से कुछ लोग ऐसे पैदा हुए जिनके अंदर डीमंस की पावर्स थे। वाइफ कहते हैं कि हारू तो एक नॉर्मल लड़का दिखता है, लेकिन दोनों सोचते हैं कि फ्ले जो एक डीमन है उसके प्रति इतना वफादार क्यों है। फिर भी फादर कहता है कि हारू उनका बेटा है और उसका जीवन खुशी से भरा होगा। लेकिन चार्लोट ये सुनकर हैरान होते हैं कि क्या उसका भाई सच में डीमन हो सकता है। हारू अपने कमरे में आराम कर रहा होता है, तभी बाहर हल्ला होते हैं। वो अपने बैरियर से देखने लगता है कि क्या हो रहा है और उसे कुछ घायल सैनिक दिखता है। हारू अपने फादर से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि कुछ चोर उनके इलाके में हमला कर रहे हैं। उन्होंने चोरों का बेस ढूंढ लिया था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स थे। फादर सोचते हैं कि ये सीन हारू के लिए थोड़ा ज्यादा होगा, इसलिए वो उसे वापस जाने को कहते हैं। फ्ले इन सैनिकों को कमजोर कहते हैं कि ये लोग तो चोरों से ही हार गए, लेकिन हारू गुस्से में उससे कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। हारू आगे बढ़ता है और अपने बैरियर मैजिक का यूज करके सभी घायल सैनिकों को तुरंत ठीक कर देता है। सब हैरान रह जाता है। हारू के फादर भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। रात को हारू उठता है और देखता है कि फ्ले उसके कमरे के बाहर खड़े हैं। वो कुछ नहीं कह रहे होते, तो हारू को याद आता है कि उसने उसे चुप रहने को कहा था। हारू से माफी मांगता है और फिर उसे बोलने की परमिशन दे देता है। दोनों बाहर जाते हैं और हारू अपने बैरियर मैजिक का यूज करके चोरों की तलाश करता है जिन्होंने उसके फादर पर हमला किया था। वो तुरंत उनका लोकेशन ट्रैक कर लेता है और उड़ान भरकर उनकी तरफ चला जाता है, लेकिन तभी चार्लोट उन दोनों को चुपके से देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ चोर अपने जीत का जश्न मना रहे होते हैं और उनका बॉस अपने प्लान को लेकर बात कर रहा होता है। उनका प्लान ये है कि वो अपने देश वापस लौट जाए। तभी हारू वहाँ आ जाता है और तुरंत अपने बैरियर से सभी को रोक देता है। एक आदमी कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन हारू उसे तुरंत उड़ा देता है। उनका बॉस सब कुछ एक्सेप्ट करता है। वो बताता है कि वो सभी फरोज के एम्पायर के सैनिक है और उनका मिशन था इस किंगडम में तबाही मचाना। वो ये भी बताता है कि उनके पास अंदर से किसी का सपोर्ट था। हारू सोचता है कि कहीं कोई उसके फादर की जान के पीछे तो नहीं है, लेकिन सैनिक इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। वो अपनी जान बचाने की भीख मांगते हैं, लेकिन हारू कहता है कि उन्होंने उसके फादर पर हमला करके बड़ी गलती की है। फ्ले फिर उनका पूरा बेस जला देते हैं। हारू एक अजीब से लेटर के जरिए अपने फादर को सब बताता है जो उसने पता किया है। फादर ये सुनकर हैरान होता है कि इसमें एक पूरा एम्पायर शामिल है। चार्लोट सोचते हैं कि ये काम किसी पावरफुल इंसान का ही हो सकता है और वो अंदाजा लगाता है कि ये फ्ले का
ही काम है। चार्लोट अचानक से उठती है और कहते हैं कि उसे कहीं जाना है। जब वो ऑफिस से निकलते हैं तो उसे पिछली रात देखे हुए कुछ चीजें याद आती हैं। वो फ्ले से पूछते हैं कि क्या 2 हारू है। फ्ले थोड़ा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि उसे समझ नहीं आ रहा चार्लोट क्या कह रही है। चार्लोट बताते हैं कि उसने हारू को उड़ते हुए देखा था, लेकिन उसके पास इतनी माना नहीं होनी चाहिए कि वो उड़ सके। इसीलिए उसने हारू के कमरे में चेक किया, जहाँ उसने उसका क्लोन उसके बिस्तर पर सोता हुआ देखा। उस क्लोन से वो डरावनी ऑरा नहीं आ रही थी जो आमतौर पर हारूतो से आते हैं। इसलिए चार्लोट सोचते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। फ्ले इम्प्रेस होती है ये सुनकर कि चार्लोट अपने भाई की शक्ति को महसूस कर सकते हैं और वो उसे बताते हैं कि हारू सच में कितना पावरफुल है। लेकिन वो चार्लोट से कहते हैं कि इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। बाद में फ्ले ये सब हारू को बताते हैं और हारू को यकीन नहीं होता कि चार्लोट ने इतनी जल्दी उसके क्लोन के बारे में जान लिया है। वो डिसाइड करता है कि चार्लोट पर और कड़ी नजर रखी जाए ताकि उसके सभी हरकतों पर नजर रखा जा सके। अगले कुछ दिनों में हमें दिखाई देता है कि चार्लोट हर जगह हारू का पीछा कर रहे होते हैं। चाहे हारू कहीं भी जाए, चार्लोट उसे देखते हैं, बल्कि तब भी जब वो नहा रहा होता है। जब हारू उसका सामना करता है तो चार्लोट बस भाग जाते हैं। एक हफ्ते बाद हमें पता चलता है कि हारू की माँ और चार्लोट एक ट्रिप पर जा रहे हैं एनुअल फेस्टिवल के लिए। हारू उससे कहते हैं कि वो फ्ले को भी साथ ले जाए, लेकिन उसकी माँ बताते हैं कि फ्ले आसपास नहीं है। तभी हारू को याद आता है कि उसने फ्ले को कहा था कि वो जंगल में मॉन्स्टर्स को डराए ताकि वो उनके शहर पर हमला न करे। बाद में हारू का अलार्म बजता है और उसे याद आता है कि उसने चार्लोट पर जो सर्वेलेंस सिस्टम लगा था उसने अलर्ट भेजा है। फिर हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी पर रॉयल सोल्जर्स ने अटैक किया है और चार्लोट को उसकी माँ नटालिया उठाकर ले जाते हैं। सोल्जर्स उसका पीछा करते हैं और मैजिक का यूज करते हैं, लेकिन नटालिया उसे ब्लॉक कर लेते हैं। फिर भी उसके पैर में चोट लग जाते हैं। चार्लोट अचानक एक आवाज सुनती है जो उसे डायरेक्शन देते हैं और वो अपनी माँ को भागने को कहते हैं। नटालिया हैरान होती है कि ये इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है, लेकिन ऐसे करके वो एक किनारे तक पहुँच जाते हैं। चार्लोट कहते हैं कि जंप करना चाहिए और वो दोनों मैजिक के जरिए नीचे उतर जाते हैं। नीचे एक केव मिलती है, लेकिन नटालिया को लगता है कि वहाँ छुपना मुश्किल होगा क्योंकि रोशनी ज्यादा है। नटालिया डिसाइड करते हैं कि वो उस इंसान को ढूंढेगी जो उन्हें डायरेक्शन दे रहा था और सोचते हैं कि वो जरूर एक हीरो होगा। वो चार्लोट से कहते हैं कि चुपचाप उस गुफा में रुके और खुद निकल जाते हैं। जैसे वो केव के बाहर जाते हैं, एंट्रेंस पर इल्यूजन मैजिक हो जाता है जो उसे छुपा देता है। तभी सोल्जर्स उसके पास पहुँच जाते हैं। नटालिया सोचते है कि अगर वो पकड़ी गई तो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए वो अपनी जान लेना चाहते हैं। लेकिन उसका ब्लेड अचानक टूट जाता है क्योंकि हारू सही वक्त पर वहाँ पहुँच जाता है। हारू गुस्से से भरा होता है और तुरंत सभी सोल्जर्स को उड़ा देता है। वो चार्लोट को पुकारता है और कहता है कि अपनी माँ का ख्याल रखे, लेकिन चार्लोट उसकी ऑरा से इतनी देर जाती है कि उसे लगता है कि ये उसका भाई हो सकता है। वो हिम्मत करके हारू के सामने आ जाते हैं। हारू हैरान होता है उसे अपना नाम लेते सुनकर। चार्लोट उससे पूछता है कि क्या वो न्याय का हीरो है। हारू थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन एक्टिंग करता है और हाँ कहता है। चार्लोट एक्साइटेड हो जाते हैं ये सोच कर कि हारू अपनी शक्ति का इस्तेमाल बुराई से लड़ने के लिए करता है। वो उससे माफी मांगते हैं कि उसे पहले उसकी असली पहचान का पता नहीं चला, लेकिन हारू कहता है कि उसे ये बात सीक्रेट रखनी होगी। रात को हारू के फादर को इस हादसे की रिपोर्ट मिलती है और वो सोच में पड़ जाता है कि ये रहस्य से भरा आदमी कौन है जो उनकी मदद कर रहा है। वो हारू से पूछता है कि क्या उसके पास कोई आइडिया है, लेकिन हारू बस इतना कहता है कि जब तक वो आदमी उनकी मदद कर रहा है उसे अपनी मर्जी से रहने देना चाहिए। चार्लोट और नटालिया वापस लौट आते हैं और चार्लोट तुरंत हारू से जाकर चिपक जाते हैं। वो कहते हैं कि उसने उसे कितना मिस किया और उनकी माँ हैरान होती है कि ये दोनों इतने करीब कब हो गए। चार्लोट कुछ नहीं बताती, बस कहते हैं कि अब उसे हारू से प्यार हो गया है। हारू इस बात से खुश होता है, लेकिन फ्ले को उनके इस नए रिश्ते से जलन महसूस होती है। उसके बाद चार्लोट हर दिन उसके कमरे में घुस जाते हैं और खेलने की जिद करते हैं। अब हारू को उससे निपटना मुश्किल लगने लगा है क्योंकि चार्लोट उसे कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। चार्लोट पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है, तो हारू बताता है कि वो अपने मैजिक से नजर रख रहा है। चार्लोट हैरान होते हैं कि वो एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। हारू कहता है कि ये मैजिक सीखना मुश्किल है क्योंकि ये एक बहुत ही पुरानी मैजिक है, लेकिन चार्लोट कहते हैं कि उसने इसके बारे में कुछ किताबों में देखे हैं। फिर वो उसे उनके महल ले जाते हैं। हारू हैरान होता है देखकर कि उनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और चार्लोट उसकी मदद करते हैं कुछ बुक्स उठाने में। हारू को पता चलता है कि उसका बैरियर मैजिक भी असल में एंशिएंट मैजिक के रूप में जाना चाहता है और उसे हैरानी होती है कि चार्लोट ऐसे बुक्स पढ़ रही है। उसे लगता है कि ये बुक्स उसके लिए मुश्किल होनी चाहिए, लेकिन चार्लोट बताते हैं कि उनके फादर उसे पढ़कर सुनाया करते थे। चार्लोट हारू से कहते हैं कि वो भी उसे पढ़कर सुनाए और उसकी गोद में बैठ जाते हैं। हारू एक बड़े भाई की तरह उसकी बातें सुनता है। वो दोनों पढ़ते हैं कि कुछ देवता ऐसे होते हैं जो अलग अलग दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं। हारू को लगता है कि ये किसी एनिमे स्टोरी जैसा लग रहा है। चार्लोट पूछते हैं कि वो क्या होता है। हारू सोचता है कि चार्लोट समझ नहीं पाएगी, लेकिन चार्लोट कहते हैं कि वो पूरी कोशिश करेगी। हारू उसे समझाता है कि एनिमे एक ऐसी ड्राइंग होती है जो खिलती है। वो इस बारे में बताते हुए एक्साइटेड हो जाता है और चार्लोट कहते हैं कि काश वो भी उसे देख सकते। तब
हारू डिसाइड करता है कि वो कोई तरीका ढूंढेगा जिससे चार्लोट भी एनीमे देख सके। 2 हफ्ते बाद हारू जापान के इंटरनेट तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसका पुराना नेटफ्लिक्स अकाउंट अभी भी काम कर रहा है। वो चार्लोट के लिए एक बच्चों का अकाउंट बनाता है और उसे कहता है कि जो चाहे देख ले। चार्लोट एक मैजिकल गर्ल वाले शो को चूज करते हैं और हैरान रह जाते हैं कि ड्राइंग्स वाकई हिल सकते हैं। उसे ये सब बहुत अनोखा लगता है, लेकिन वो जापानीज समझ नहीं पाते। हारू सोचता है कि एक नए लैंग्वेज को सीखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर सोचता है कि चार्लोट अभी छोटी है तो सीख लेगी। वो उसे अल्फाबेट सिखाना शुरू करता है और ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि चार्लोट सिर्फ 2 घंटे में सब कुछ सीख लेते हैं। 2 हफ्ते बाद चार्लोट अचानक से उसके रूम में घुस जाते हैं और कहते हैं कि उसे अपने फेवरेट शो का लास्ट एपिसोड देखना है। सीन में दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बीज़ एक शहर में तबाही मचा रहे हैं, लेकिन जस्टिस के हीरोज उनका सामना करते हैं। हारू को लगता है कि चार्लोट ने सिर्फ एनिमे देखकर ही जापानीज लैंग्वेज मास्टर कर ली है। हारू ये भी सोचता है कि शायद वो एक जीनियस है। उसे खुशी होती है कि चार्लोट एंजॉय कर रही है, लेकिन वो सोचता है कि उसे एक बच्चे को स्पॉइल नहीं करना चाहिए। तो वो उससे कहता है कि वो दिन में सिर्फ 3 घंटे तक ही एनिमे देख सकता है। चार्लोट उदास हो जाते हैं और पूछते हैं कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। हारू कहता है कि ये उसकी भलाई के लिए है। रात को डिनर के दौरान चार्लोट थोड़ी सी नींद में होते हैं। उनके फादर पूछते हैं कि चार्लोट हारू के रूम में क्या करते हैं, तो चार्लोट कहते हैं कि वो दोनों एंशिएंट मैजिक पर रिसर्च कर रहे हैं। उनकी माँ खुश होती है ये सुनकर कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। डिनर के बाद चार्लोट उसका पीछा करते हैं, लेकिन हारू उससे कहता है कि आज के लिए और एनीमे अलाउड नहीं है, इसलिए उसे नहाकर सो जाना चाहिए। हारू नहाने जाता है और चार्लोट भी उसके साथ ज्वाइन करते हैं। चार्लोट सोचते है कि अब उसे सो जाना चाहिए क्योंकि वो एनीमे नहीं देख सकते, और हारू सोचता है कि वो एक टिपिकल एनीमे फैन जैसी बात कर रही है। चार्लोट हारू के सीने पर एक निशान देखते हैं और उसे एक हीरो की निशानी बोलते हैं जो न्याय का रखवाला है। हारू सोचता है कि चार्लोट ने थोड़ा ज्यादा एनीमे देख लिया है, लेकिन वो उससे कहता है कि इस बात को सीक्रेट रखना होगा क्योंकि आमतौर पर सभी हीरोज अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। वो दोनों गुड नाइट कहते हैं और हारू सो जाता है, लेकिन चार्लोट उसके साथ ही सो जाते हैं। उनकी माँ दूर से ये सब देखते हैं और खुश होते हैं कि दोनों इतने अच्छे से मिल रहे हैं, लेकिन हारू बस थोड़ा प्राइवेसी चाहता है। अगले दिन उनके फादर कुछ चोरों को पकड़ने के लिए निकल जाता है। चार्लोट को उनकी चिंता होती है और वो थोड़ी उदास हो जाते हैं। हारू उससे कहता है कि चिंता मत करो, पापा बिल्कुल ठीक रहेंगे। चार्लोट उससे कहते हैं कि उसे अपने पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए बुरे लोगों से लड़ने के लिए। वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं उनके फादर के साथ जाने के लिए, और हारू को उसकी बात मानना ही पड़ता है। पर जाने से पहले चार्लोट कहते हैं कि उसे एनीमे जैसे ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, तो हारू एक कॉस्ट्यूम पहनता है। उसे थोड़ा शर्म महसूस होता है, लेकिन चार्लोट को वो बहुत कूल लगता है। चार्लोट भी उसके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन हारू कहता है कि ये बहुत खतरनाक है। चार्लोट थोड़ी उदास हो जाते हैं, लेकिन हारू उसे एक तरीका देता है उसके हीरो वाले काम देखने का। फिर हारू तुरंत निकल पड़ता है। वो चोरों को ढूंढने लगता है और उन्हें एक गुफा में पाता है। वो बैरियर मैजिक का यूज करके उन्हें सील कर देता है। जब वो उनके सामने आता है तो चोर हैरान हो जाता है। हारू खुद को न्याय का रखवाला बताता है, लेकिन चोर उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। वो सभी को आसानी से हरा देता है, लेकिन ध्यान रखता है कि ज्यादा जोर न लगाए क्योंकि चार्लोट देख रहे होते हैं। उसी वक्त उसके फादर वहाँ पहुँच जाते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है। हारू एक रैंडम नाम बोलता है और उसके फादर सोचने लगता है कि क्या ये वही रहस्यमय आदमी है जो उनकी मदद कर रहा है। वो उसका मकसद पूछता है तो हारू कहता है कि वो बस न्याय के लिए काम कर रहा है। उसे खुद पर थोड़े शर्म आते हैं और वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। वो खुद पर यकीन नहीं कर पाता, लेकिन चार्लोट उससे कहते हैं कि वो बहुत कूल था और वो फिर से उसकी फाइट देखना चाहते हैं। हारू सोचने लगता है कि अब क्या उसे बार बार ये सब करना पड़ेगा। धीरे धीरे सभी लोग उसे ब्लैक नाइट के नाम से जानने लगते हैं। कुछ समय बाद हारू अपने क्लोन को परफेक्ट कर लेता है थैंक्स टू लाइब्रेरी के बुक्स। अब क्लोन भी बोल सकता है, लेकिन वो हारू जैसा ही सुस्त होता है। एक दिन चार्लोट हारू के बेड में उठते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों हारू को देखकर। तभी उन्हें एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और हारू सोचता है कि क्लोन उसकी जगह जा सकता है, लेकिन क्लोन मना कर देता है। हारू समझ जाता है कि बेकार है। उनका परिवार मेहमानों का स्वागत करने जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात होती है रॉयल प्रिंस और प्रिंसेस लाउस और मैरियन से। हारू सोचता है कि क्या ये सच में भाई बहन है, लेकिन लाउस बहुत घमंडी तरीके से बिहेव करता है। मैरियन उसे तमीज से रहने को कहते हैं, लेकिन लाउस कहता है कि वो फ्यूचर का राजा है, इसलिए वो उसे नीचा नहीं समझता। हारू को यकीन नहीं होता कि कोई इतना खड़ूस कैसे हो सकता है। लाउस हारू पर कमेंट करता है कि वो उसे घूर क्यों रहा है और उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। हारू सोचने लगता है कि अबे यार ये सब क्या झंझट है, लेकिन लाउस कहता है कि वो अपना हाथ हल्का रखेगा ताकि हमारे प्यारे हारू को चोट न लगे। हारू उसका लेवल चेक करता है
लेवल 9 मैक्स 40 और कंपेयर करता है उसके फादर और प्रिंसेस से। लाउस हारू पर अटैक करता है लेकिन हारू आसानी से बच जाता है। लाउस कहता है ओए भाग मत, एक मर्द की तरह सामना कर। तो हारू भी बैरियर मैजिक का यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। वो प्रिंस को मारने देता है लेकिन जब लाउस कहता है कि वो नूब है तो हारू अचानक पीछे से अटैक करता है। लाउस वापस उठ जाता है लेकिन हारू बार बार उसे गिरा देता है। मैरिन को यकीन नहीं होता कि हारू सिर्फ लेवल 2 का है लेकिन हारू के फादर बस कहते हैं कि एक राज है। लाउस हार मानना नहीं चाहता और फायर बॉल से अटैक करता है लेकिन हारू उसे बैरियर में एब्जॉर्ब कर लेता है। प्रिंस बार बार स्पेल्स का यूज करता है लेकिन उनका कोई असर नहीं होता। वो हैरान होता है कि क्या हो रहा है। तब हारू बताता है कि उसने सभी फायर बॉल्स एब्जॉर्ब कर लिया है और सोचता है कि क्या उसे वापस भेज देना चाहिए। लाउस घुटनों पर गिर जाता है। हारू उसे छोड़ देता है और खुश होता है कि सब खत्म हो गया है। मैरिन अपने भाई के बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं और पूछते हैं कि क्या वो सच में लेवल 2 का है। हारू हाँ कहता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। अपने रूम में वापस जाके वो सोचता है कि क्या इस हादसे के बाद उसके असली माँ बाप उसे ढूंढने आएंगे। यहाँ चार्लोट हारू को कुछ बुरे लोग ढूंढने में मदद करते हैं ताकि वो उन्हें हरा सके। फ्ले भी वापस आ जाते हैं और मदद करना चाहते हैं लेकिन हारू सोचता है कि वो सिर्फ परेशान करेगी। जब वो उससे उसके बाकी टास्क के बारे में पूछता है तो फ्ले कहते हैं कि उसने सभी काम कंप्लीट कर दिया है। अब वो एक्साइटेड है कि टीम बनाकर काम करे और कहते हैं कि हर हीरो को एक साथी की जरूरत होती है। जब हारू देखता है कि सब कितने एक्साइटेड है तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और उसे उनके साथ चलना पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं छोरों के ग्रुप को जो अपना मिशन स्टार्ट करने वाला होता है लेकिन तभी हारू वहाँ आकर अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो ब्लैक नाइट है। फ्ले भी अपने आप को क्रिम्सन नाइट कहकर इंट्रोड्यूस करते हैं। चोर कंफ्यूज हो जाते हैं और फ्ले अपने फ्लेम से उन्हें आग में चला देते हैं। हारू उसे याद दिलाता है कि उसने वार्निंग दी थी लेकिन फ्ले नहीं सुनते और आग बरसाते रहते हैं। तो हारू अपने बैरियर से उसे रोकता है। फ्ले समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है और अपने पूरी पावर यूज करने वाले होते हैं लेकिन तभी हारू उसे थोड़ा झटका देता है और याद दिलाता है कि वो इतनी ज्यादा नहीं कर सकते। फ्ले कहते हैं कि वो ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे लेकिन फिर से आग लगाने जा रहे होते हैं। तो हारू उसे फिर से रोकता है और कहता है कि वो वापस चला जाए, आगे का वो खुद संभाल लेगा। बाद में हारू थक जाता है लेकिन चार्लोट कहते हैं कि उनका काम जबरदस्त था। फ्ले हैरान होते हैं कि उसकी फायर अटैक क्यों फेल हो गए थे और सोचते हैं कि अगली बार और ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी। हारू फिर से ये सब नहीं करना चाहता लेकिन जब वो देखता है कि चार्लोट कितनी खुश है तो वो सोचता है कि शायद फिर से कभी करना पड़ेगा। इसी बीच लाओस सोचता है कि हारू ने उसे कैसे हरा दिया जबकि वो सिर्फ लेवल 2 का है। हम जानते हैं कि वो राजा बनने के लिए अपनी ताकत दिखाना चाहता था लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। उसका नौकर उससे कहता है कि खाने के लिए तैयार हो जाए और कल चार्लोट को शहर पर बुलाने का सुझाव देता है। लाओस कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता लेकिन उसका नौकर कहता है कि ये उसके भले के लिए है। खाने के बाद चार्लोट हारू से मिलने आते हैं और हमें पता चलता है कि हारू ने अपने क्लोन को भेज दिया था। क्लोन याद दिलाता है कि वो भी हारू जैसा ही है इसलिए उसने भी खाना उतना ही बेकार महसूस किया। क्लोन ये सब झेल नहीं पाता और सीधा बेड में गिर जाता है। चार्लोट क्लोन के लिए चिंता करते हैं, सोचते हैं कि अब उसे टूर पर जाना पड़ेगा लेकिन वो ये भी बताते हैं कि लाओस ने उसे भी इनवाइट किया है। क्लोन को इतना थका हुआ देखकर हारू डिसाइड करता है कि वो खुद जाएगा। रात को हारू टूर का रास्ता चेक करने निकलता है ताकि चार्लोट के लिए सब सेफ हो। वहाँ उसे कुछ लोग दिखते हैं जो कुछ समन कर रहे होते हैं। हारू उनके पास जाता है और पूछता है कि क्या हो रहा है लेकिन लोग उसे देखकर हैरान होते हैं। वो अपने स्पेल्स तैयार करता है लेकिन हारू उन्हें आसानी से हरा देता है। एक आदमी एक मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है जिसे कुछ स्केलेटन समन हो जाते हैं। हारू को वो थोड़े क्रीपी लगते हैं लेकिन वो अपनी तलवार से उन्हें काट देता है पर स्केलेटन्स दोबारा उठ जाते हैं और उस पे कूद पड़ते हैं लेकिन हारू उन्हें फिर से उड़ा देता है। वो बार बार उठते हैं लेकिन हारू देखता है कि उनके सीने में एक क्रिस्टल लगा है। जब एक आदमी उन्हें अटैक करने का ऑर्डर देता है तो स्केलेटन्स अचानक पीछे घूम जाते हैं और आदमियों पर ही हमला कर देते हैं। लीडर एक बड़ा सा गोलेम समन करता है जो स्केलेटन्स को कुचल देता है और हारू के बैरियर को भी तोड़ देता है। हारू सोचता है कि इसे कैसे संभाले लेकिन फिर देखता है कि इसके सीने पर भी एक क्रिस्टल है तो वो उस पर अटैक करता है जिससे गोलेम रुक जाता है। वो आदमी हैरान होता है कि क्या हो रहा है लेकिन वो गोलेम उन पे ही अटैक कर देता है। हारू माफी मांगता है और कहता है कि उसने अपने बैरियर मैजिक से उसमें छेड़छाड़ किया था जिससे उसका मैजिक फॉर्मूला बदल गया। हारू सबको पकड़ लेता है और लीडर से उनका प्लान पूछने की कोशिश करता है। आदमी कुछ बताने से इनकार कर देता है इसलिए हारू स्केलेटन से एक बड़ा गड्ढा खुदवाता है और धमकी देता है कि अगर उसने कुछ नहीं बताया तो सबको जिंदा गाड़ देगा। तब लीडर बताते हैं कि वो क्वीन के लिए काम करता है और वो लोग मॉन्स्टर समन करने आए थे ताकि चार्लोट को कल टूर के दौरान मार दिया जाए। हारू सोचता है कि वो चार्लोट को क्यों निशाना बना रहे हैं तो वो आदमी कहता है कि रानी को डर है कि एक दिन चार्लोट उससे भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगी। वो बताता है कि पहले के वो लुटेरे वाले हमले भी रानी ने ही प्लान किए थे लेकिन जब वो फेल हो गए तो उन्होंने सबसे ताकतवर टीम भेज दी। हारू को याद आता है कि कैसे उसे भी उसी तरह छोड़ दिया गया था सब अपने पोजीशन बचाने के लिए। हारू गुस्से से भर जाता है और गोलेम फिर से रेज में आ जाता है। वो लीडर को पकड़ लेता है लेकिन हारू उसे रोक लेता है। हारू डिसाइड करता
कहता है कि वो अब उन लोगों को नहीं खोने देगा जो उसे प्यार करते हैं, और चाहे क्वीन उसकी असली माँ हो लेकिन वो फिर भी उसके खिलाफ जाएगा। दूसरी तरफ फ्ले नजर रख रहे होते हैं जब टूर चल रहा होता है। ये टूर थोड़ी ऑकवर्ड होते हैं, लेकिन शार्लोट लाओस का मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि उसे बुरा महसूस नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका हारू से जीतना पॉसिबल नहीं था। मैरियन भी उसकी बात से सहमत होते हैं, लेकिन इससे लाओस और बुरा महसूस करता है। हारू उन्हें शांत होने के लिए कहता है, पर लाओस कहता है कि हारू ने उस फाइट में बिना मैजिक यूज के कैसे जीत लिया। हारू बताता है कि वो अपने आप को बफ कर सकता है ताकि स्ट्रॉन्ग हो सके। ये सुनकर लाओस और मैरियन दोनों हैरान हो जाते हैं, पर हारू को पता नहीं था कि ये कोई बड़ी बात है। लाओस सोचता है कि क्या हारू एक रिटर्न डीमन है, पर हारू को इस शब्द का मतलब नहीं पता। चार्लोट समझाते हैं कि जब कोई डीमन किसी इंसान से शादी करता है तो उसके पूरे परिवार या फिर वंश में डीमनिक पावर्स आ सकते हैं। मैरियन कहती है कि शायद उसके पावर्स इसी वजह से है, लेकिन वो ये भी नोटिस करते हैं कि हारू के सर पर कोई सींग नहीं है और वो एक नॉर्मल लड़के जैसा ही दिखता है। चार्लोट हारू के शरीर के बारे में कहते हैं कि वो पूरी तरह नॉर्मल है क्योंकि वो उसके साथ नहा चुके हैं। ये सुनकर सब लोग थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं। चार्लोट पूछते हैं कि इसमें गलत क्या है, लेकिन सब उसे बताने की कोशिश करते हैं कि ये आम बात नहीं होता। फिर सब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और एक गेहूं के खेत को देखने लगते हैं। चार्लोट, मैरियन और लाओस भागकर खेत में चले जाते हैं, जबकि हारू अपने फादर से बात करता है। हारू उनसे एक सवाल पूछता है, अगर रानी सच में चार्लोट की जान लेना चाहते हैं तो क्या होगा। उसके फादर बताते हैं कि उन्हें ब्लैक नाइट का लेटर मिला था जब उनके पास रानी के जादूगर भेजे गए थे, इसीलिए ये बात सच हो सकती है। उन्हें पता है कि रानी उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो रानी है। हारू सोचता है कि काश वो गायब हो जाए, लेकिन फादर कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पूरा राज्य तबाह हो जाएगा। वो समझाता है कि राजा काफी पहले ही अपनी ताकत खो चुका था और अब बहुत से नोबल सिंहासन पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन रानी सबको अपनी शक्ति से कंट्रोल में रखते हैं। हारू के जन्म के 2 साल पहले राजा ने एक सेना लेकर हमला किया था डीमन किंग के खिलाफ, और उसके साथ रानी गिज़ेलोट भी थे। गिज़ेलोट ने डीमन किंग को अकेले ही हरा दिया था। उसके बाद वो पूरे राज्य में फेमस हो गए और उसकी शादी राजा से सभी ने स्वीकार की, लेकिन अब वो खुद राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं। हारू के फादर कहते हैं कि जब तक कोई उससे भी ज्यादा शक्तिशाली इंसान उसकी जगह नहीं लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता। उन्हें लगता है कि चार्लोट आसानी से उससे ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं, लेकिन अभी वो बहुत छोटे हैं, इसीलिए वो हारू से रिक्वेस्ट करते हैं कि तब तक उसका ध्यान रखे। फ्ले रानी को हटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हारू मना कर देता है। कहता है कि ये उसका पर्सनल मामला है और वो खुद ही इसे निपटाना चाहता है। उसे लगता है कि रानी दोबारा चार्लोट पर हमला करने वाली है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अब समय आ गया है एक मुलाकात करने का। हारू की माँ गिज़ेलोट को चार्लोट पर हुई हमले की असफलता की रिपोर्ट मिलती है और उसे ये भी पता चलता है कि ब्लैक नाइट चार्लोट की रक्षा कर रही है। वो गुस्से में अपना ड्रिंक फेंक देते हैं और अपने लोगों को निकम्मा कहकर कहते हैं कि अब उसे खुद ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त हारू वहाँ आ जाता है और तुरंत ही अपने बैरियर से उसके लोगों को हरा देता है। गिज़ेलोट हैरान होते हैं कि हारू उसके कैसल में कैसे घुस आया, जो कि बैरियर से सुरक्षित होना चाहिए था। हारू कहता है कि वो बैरियर्स बहुत कमजोर थे, उसने बस उन्हें तोड़ दिया। गिज़ेलोट तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए और हारू को हैरानी होती है कि वो लगातार 3 स्पेल चला सकते हैं। हारू एक पानी के गुब्बारे में फंस जाता है जिसमें वो डूबने लगता है, लेकिन वो बैरियर का यूज करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। गिज़ेलोट फिर आइस मैजिक का यूज करते हैं, लेकिन हारू उसे भी रोक लेता है। फिर वो फायर मैजिक का ब्लास्ट करते हैं। हारू जमीन पर गिर जाता है और गिज़ेलोट सोचने लगते हैं कि वो जीत गए, लेकिन हारू फिर से खड़ा हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गिज़ेलोट सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन। हारू आगे बढ़ता है और एक जबरदस्त अटैक करता है। गिज़ेलोट मुश्किल से अपनी रक्षा करवाते हैं। उसे लगता है कि हारू डीमन किंग से भी ज्यादा शक्तिशाली है और उसके माना खत्म होने लगते हैं, लेकिन वो फिर भी तलवार उठाकर हारू पर हमला करते हैं। हारू भी अपने तलवार से उसका सामना करता है। गिज़ेलोट इस पर हावी होने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि तलवारबाजी में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन हारू उसकी तलवार छीन लेता है। फिर वो उसके गले के आसपास एक कॉलर बना देता है और कहता है कि अगर उसने उसे हटाने की कोशिश की तो उसका सर उड़ जाएगा। गिज़ेलोट पूछते हैं कि वो चाहता क्या है। हारू कहता है कि उसकी सिर्फ एक ही डिमांड है, चार्लोट और उसके परिवार से दूर रहो, और अगर उसने ये बात नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा। 5 साल बाद भी सब कुछ शांति है और हम देखते हैं कि चार्लोट बर्फ में खेल रही है। हारू को बाहर ठंड लग रही होती है, इसलिए उसका मन करता है कि वो बस अपने कमरे में वापस चला जाए। वो सोचता है कि क्या फ्ले को उसके कपड़ों में ठंड लग रही है, और हम देखते हैं कि वो असल में कांप रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। हारू उसके झूठ को समझ जाता है, इसीलिए वो उसे एक नया आउटफिट देता है और कहता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो बोलना चाहिए। चार्लोट उसे एक स्पेशल मूव के बारे में बताते हैं जो उसने सोचा है। वो कहते हैं कि वो खुद इसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें इतनी ताकत
ताकत नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि हारू इसे ट्राई करे। वो उसे स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि कैसे करना है और हारू को लगता है कि ये काफी बेकार आइडिया है, लेकिन वो उसे मना भी नहीं कर सकता। वो अपना मैजिक तैयार करता है और एक मंत्र बोलता है जो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। जैसे वो स्पेल यूज करता है, जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। चार्लोट इम्प्रेस हो जाते हैं और हारू खुश होता है कि उसने उसे खुश कर दिया, लेकिन तभी उनके माँ बाप वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। हारू तुरंत अपना मैजिक यूज करके ब्लैक नाइट को समन करता है जो हवा में उड़ जाता है। हारू उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये गड्ढा ब्लैक नाइट ने बनाया है जो यहाँ से गुजर रहा था और अपना स्पेशल अटैक दिखाया। चार्लोट भी तुरंत इस बात से सहमत हो जाते हैं और उसके फादर डिसाइड करते हैं कि वो भी इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। जैसे चार्लोट खेलना कंटिन्यू करते हैं, हारू अपने फादर से पूछता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। उनके फादर बताते हैं कि रानी कुछ सालों से पब्लिक में नहीं आए हैं, लेकिन उन्हें खुशी है कि चार्लोट की जान पे अब तक कोई नया खतरा नहीं आया। उन्होंने सुना है कि अब रानी एक स्लीव कॉलर पहनती है, इसलिए उन्हें लगता है कि शायद इस वजह से वो शांत है। हारू बस इतना सोचता है कि सब कुछ कितना पीसफुल है और अब वो फाइनली एक आराम भरी जिंदगी जी सकता है। लेकिन उसके फादर अचानक बताते हैं कि अब उसे स्कूल में जाना पड़ेगा। हारू ये सुनकर शॉक में हो जाता है और उनके फादर कहते हैं कि उन्होंने इस फैसले को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उनके बस में नहीं था। हारू तुरंत मना कर देता है क्योंकि उसे अपने पिछले जिंदगी के स्कूल के बुरे दिन याद आ जाते हैं और वो डिसाइड करता है कि अब वो इससे बचने का कोई तरीका ढूंढेगा। वापस घर में इस टॉपिक में फिर से बात शुरू होती है। हारू के फादर बताते हैं कि ये ऑर्डर सीधा राजा की तरफ से आया है। हारू हैरान होता है कि राजा ऐसा क्यों करेगा। उसके फादर कहते हैं कि शायद जब प्रिंसेस मैरिन उनके घर आई थी तब हारू ने उसे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया होगा। उसके फादर सोचते हैं कि एक अच्छा मौका होगा हारू के लिए नए लोगों से मिलने का और बाहर की दुनिया देखने का। हारू नहीं चाहता कि उनके लिए कोई परेशानी हो, इसलिए वो भी मान जाता है। फादर ये भी कहते हैं कि क्योंकि वो किंगडम जा रहा है उसे एक नौकर ले जाना चाहिए, लेकिन हारू कहता है कि वो फ्ले को नहीं ले जा सकता क्योंकि वो मुसीबत खड़ी कर देगी। तभी उसकी माँ अचानक आ जाते हैं और ऑफर करते हैं कि वो साथ चलेंगे, लेकिन हारू इनकार कर देता है और कहता है कि कोई भी अपने माँ को साथ नहीं ले जाता। उसके फादर कहते हैं कि उसके पास 3 महीने हैं किसी को ढूंढने के लिए। हारू जब अपने कमरे में वापस आ जाता है तो वो सोचता है कि इस सफर से बचने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। वो अपने क्लोन को सिचुएशन समझाता है और क्लोन भी मना कर देता है, कहता है कि उसे भी इन झमेलों में नहीं पड़ना। तब हारू अपनी प्लानिंग बताता है। उसका क्लोन एकेडमी ज्वाइन करेगा और कमजोर होने के कारण उसे निकाल दिया जाएगा। क्योंकि क्लोन मैजिक यूज नहीं कर सकता इसलिए वो दिक्कत नहीं करेगा। क्लोन कहता है कि वो तो खुद भी जा सकता है, लेकिन हारू कहता है कि अगर उसे तंग किया गया तो वो गलती से बैरियर मैजिक यूज कर सकता है। क्लोन नहीं चाहता कि वो किसी मुसीबत में पड़े, इसलिए हारू प्रॉमिस करता है कि वो उस पर बैरियर मैजिक का यूज करेगा प्रोटेक्शन के लिए और क्लोन मान जाता है। हम जानते हैं कि पिछले 5 सालों में हारू ने एक दूर जगह एक केबिन बनाया है जहाँ वो आराम से अकेले रह सकता है जब तक उसका क्लोन उसकी जगह काम करेगा। हारू रिलैक्स रहता है और वीडियो गेम्स खेलता है, लेकिन चार्लोट अब देव से मिलने आते हैं ताकि वो अपना फेवरेट एनिमे देख सके। चार्लोट उदास हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ फ्ले के साथ ही आ सकते हैं, वो भी कभी कभी, क्योंकि हारू अब बहुत दूर रहता है। तब हारू सोचता है कि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके वो मदद कर सकता है। वो एक बॉल बैरियर के जरिए चार्लोट तक भेजता है और सब हैरान हो जाते हैं कि ये काम करता है, लेकिन वो नोट करता है कि उसने अभी तक किसी जिंदा जीव पे टेस्ट नहीं किया। फ्ले सजेस्ट करते हैं कि क्लोन पे टेस्ट करे। हारू एक मैजिक डोर खोलता है अपने रूम का और क्लोन को कहता है कि उसमें से चले जाए, लेकिन क्लोन समझ आता है कि क्या हो रहा है और कहता है कि वो रिस्क नहीं लेगा। क्लोन मजाक करता है कि हारू खुद जाके ट्राई करे। फ्ले इरिटेट हो जाते हैं और तुरंत दरवाजे से कूद जाते हैं। क्लोन को खींचते हैं और उसे जबरदस्ती दरवाजे के अंदर फेंक देते हैं। इस टेस्ट के बाद वो कंफर्म करते हैं कि मैजिक काम करता है। हारू चार्लोट के लिए एक मैजिकल दरवाजा क्रिएट कर देता है ताकि वो कभी भी आ सके, लेकिन क्लोन वापस चला जाता है अपनी शांति पाने के लिए। जब हारू वापस चिल कर रहा होता है तभी उसे याद आता है कि उसे एक नौकर भी ढूंढना है। वो वॉक के लिए बाहर जाता है, लेकिन उसका रास्ता एक ऐसे गाँव तक पहुँचता है जो स्केलेटन से भरा हुआ है, लेकिन वो सब उसे अपना बॉस बुलाते हैं। पता चलता है कि ये वही स्केलेटन्स है जो 5 साल पहले उसने क्वीन के समनर्स को हराते वक्त छोड़े थे। स्केलेटन्स के लीडर जॉनी उसका स्वागत करते हैं उस विलेज में। हारू देखता है कि वहाँ और भी मॉन्स्टर्स है। जॉनी समझाता है कि उन्होंने उन सब भटक रहे मॉन्स्टर्स को अपना लिया है जिनके पास जाने की कोई जगह नहीं थी, लेकिन वो हारू को भरोसा दिलाता है कि सब तमीज से रहते हैं। जॉनी हारू को विलेज के अलग अलग हिस्सों का तोड़ देता है, जैसे कि उनके खेतों में वो क्या उगाते हैं वगैरह वगैरह। उनके खेत देखकर हारू चौंक जाता है क्योंकि ये मॉन्स्टर सिर्फ अपने खाने के लिए नहीं बल्कि दूसरे मॉन्स्टर्स के लिए भी उगा रहे हैं। जॉनी उसे और जगह दिखाता है और हारू सोचता
सोचता है कि अगर जॉन एक स्केलेटन नहीं होता तो शायद वो एक अच्छा नौकर बन सकता था। लेकिन जैसे जैसे जॉन बोलता रहता है, हारू रियलाइज करता है कि वो कुछ ज्यादा ही बोलता है और सोचता है कि अगर हर दिन उसे ये सुनना पड़ेगा तो वो पागल हो जाएगा। हारू वहाँ से निकल जाता है और नदी के पास थोड़ा रिलैक्स करने जाता है, लेकिन वहाँ वो 5 साल पुराना गोलेम भी होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो असल में एक लड़की है और उसे हारू पे क्रश हो गया है। वो उसे एक फूल भी देते हैं। हारू सोचता है कि शायद वो एक अच्छी अटेंडेंट हो सकती है क्योंकि उसका स्वभाव शांत है, लेकिन आखिर में वो सोचता है कि वो थोड़ी ज्यादा बड़ी है। हारू वापस अपने केबिन में आता है जहाँ फ्ले उससे पूछते है कि वो अटेंडेंट के बारे में क्या कह रहा था, लेकिन हारू कहता है कि ये उसका पर्सनल मैटर है, जो सुनकर फ्ले उदास हो जाते हैं। अगले दिन फ्ले चार्लोट को मॉन्स्टर विलेज ले जाते हैं। चार्लोट इम्प्रेस हो जाती है कि उसके भाई ने सभी मॉन्स्टर्स को रहने की जगह दी है। वो उस विलेज को एक नाम देते हैं, पेंडेमोनियम, और जॉनी को भी ये नाम पसंद आता है। इसी दौरान दूर ठंडे पहाड़ों में कुछ एडवेंचरर्स एक ब्लिज़ार्ड ड्रैगन का शिकार कर रहे होते हैं। वो उसे चोट पहुंचाता है जिस वजह से वो उड़ जाता है, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता और बर्फ में बह जाता है। हारू को इस घटना के बारे में अपने फादर से पता चलता है, जो बताते हैं कि एक ड्रैगन उनके बॉर्डर के पास दिखा था। उन्हें चिंता होती है कि कहीं वो उनके इलाके में घुसकर सब कुछ बर्बाद न कर दे, इसलिए वो चाहते हैं कि फ्ले उसकी जांच करे। फ्ले कहते हैं कि वो सिर्फ हारू का आदेश मानते हैं, लेकिन जब हारू उससे कहता है कि वो जाए तो फ्ले कहते हैं कि उसने कभी किसी ब्लिज़ार्ड ड्रैगन के बारे में नहीं सुना, इसलिए उसे लगता है कि वो एक डरपोक होगा जो तब पहाड़ों में छुप गया जब डीमंस और इंसानों के बीच लड़ाई चल रहा था। इस वजह से वो उसकी मदद नहीं करना चाहते। हारू थोड़ा समय मांगता है सोचने के लिए, लेकिन जैसे ही वो लोग रूम से बाहर निकलते हैं वो देखते हैं कि चार्लोट चुपकर उनकी बातें सुन रहे थे। चार्लोट को ड्रैगन के लिए बुरा लगता है और वो फ्ले से कहते हैं कि उसकी मदद करे। फ्ले को मजबूरन हाँ कहने पड़ते हैं। वो लोग पहाड़ों में जाते हैं और हारू को ड्रैगन मिल जाता है। ड्रैगन की हालत बहुत खराब होती है और एडवेंचरर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन हारू और फ्ले टाइम पर वहाँ पहुँचते हैं। फ्ले उन सबको अपने आग में जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हारू उन्हें बैरियर से बचा लेता है और सबको जमीन पर ले जाता है। हारू ड्रैगन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन उसे इग्नोर करता है और फ्ले से पूछता है कि उसके जैसा एक ताकतवर डीमन एक इंसान की सेवा क्यों कर रही है। फ्ले अपनी कहानी 1 घंटे तक सुनाते हैं और ड्रैगन हैरान होता है कि हारू वही पुनर्जन्म वाला डीमन किंग है। हारू को यकीन नहीं होता कि फ्ले अब तक उसकी बनाई कहानी याद रखते हैं। ड्रैगन माफी मांगते हैं कि उसने लड़ाई के दौरान कोई मदद नहीं की क्योंकि उसे लड़ना पसंद नहीं। वो बताता है कि पिछले 300 सालों से वो बस पहाड़ों में शांत जिंदगी जी रहा था। हारू ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि ये तो उसका पसंदीदा लाइफस्टाइल था। वो पूछता है कि वो अपना दिन कैसे बिताता है। ड्रैगन कहता है कि वो अक्सर एक गुफा में सोता रहता है, लेकिन एक दिन एक एडवेंचरर एक किताब छोड़ गया जिसे वो बार बार पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसको किताबें पढ़ने का शौक बढ़ता गया और वो ह्यूमन फॉर्म में बदलकर गाँव जाके किताबें लेकर आता था। लेकिन एक दिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और एडवेंचरर्स ने उसकी सभी किताबें जला दी। फ्ले इस कहानी से इतनी इम्प्रेस होती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे उनके साथ रहने का इनविटेशन देते हैं। ड्रैगन खुशी खुशी हाँ कहता है और हारू को अपना मास्टर मानता है। वो अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं और हारू तुरंत उसे कपड़े देता है। वो अपना मास्क हटाकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। ड्रैगन के पास नाम नहीं होता, इसलिए हारू उसका नाम लीजा रखता है। लीजा इस नाम से बहुत खुश होते हैं, लेकिन फ्ले तुरंत बीच में आकर याद दिलाते हैं कि असली बॉस कौन है, क्योंकि वो हारू की पहले नौकर थे। हारू डिसाइड करता है कि उन्हें वापस चलना चाहिए। लीजा उड़ान भरकर उसके साथ आते हैं, जिसे देखकर फ्ले जलन महसूस करते हैं और उसके साथ उड़ने की कोशिश करते हैं। हारू लीजा का इंट्रोडक्शन अपने परिवार से करवाता है और उसके फादर हैरान होते हैं कि हारू ने इतने जल्दी उस सिचुएशन को संभाल लिया। हारू रिक्वेस्ट करता है कि लीजा को उनके साथ रहने दिया जाए और उनके फादर कहता है कि जब तक वो नियम मानते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। चार्लोट लीजा से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फ्ले लीजा को मेड का काम सिखाने लगते हैं और दिखाते हैं कि झाड़ू कैसे टूट जाता है, इसलिए उसे संभाल कर चलाना चाहिए। लेकिन लीजा सब काम बहुत अच्छे से करते हैं। वो लोग बर्तन धोने जाते हैं। फ्ले हर बर्तन को तोड़ देते हैं, जबकि लीजा बिना किसी गलती के साफ कर लेते हैं। फिर वो कुकिंग ट्राई करते हैं। फ्ले अपने आग का यूज करते हैं जिससे सब कुछ जल जाता है, जबकि लीजा दूसरी मेड से सीखते हैं और उसे तारीफ मिलती है कि उसने कितना जल्दी सीख लिया। पूरा परिवार लीजा के बनाए खाने का मजा लेते हैं और सभी उसकी तारीफ करते हैं, जिसे देखकर फ्ले थोड़ी सी उदास हो जाते हैं। नटालिया सोचते हैं कि लीजा और क्या कर सकते हैं, तो लीजा बताते हैं कि उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, जिससे उसने मैजिक के बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं। नटालिया इम्प्रेस हो जाते हैं और सजेस्ट करते हैं कि लीजा चार्लोट की पर्सनल मेड बन जाए। अगले दिन हम देखते हैं कि लीजा चार्लोट को मैजिक सिखाते हैं। चार्लोट शुरू में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटी सी आग जला लेते
देते हैं। लीजा उसकी पढ़ाई में भी मदद करते हैं और धीरे धीरे वो दोनों सब कुछ एक साथ करने लगते हैं। चार्लोट जल्दी ही काफी इम्प्रूव करते हैं और हारू हैरान रह जाता है देखकर कि लीजा उसे मैजिक सिखा रही है और साथ ही कपड़े भी साफ कर रही है। हारू को ये देखकर बुरा लगता है कि लीजा उनके घर के सभी काम कर रही है और चार्लोट भी परेशान हो जाते हैं ये सोचकर कि शायद वो लीजा के लिए झंझट बन गई है। लेकिन लीजा कहते हैं कि उसे चार्लोट की सेवा करने में मजा आता है। चार्लोट उससे कहता है कि क्या वो उसकी दोस्त बनेगी और लीजा खुशी खुशी हाँ कह देते हैं। हारू सोचता है कि लीजा ईमानदार है और तेजी से सब कुछ सीख जाते हैं, इसलिए वो उसके लिए एक परफेक्ट अटेंडेंट बन सकते हैं। लेकिन वो चार्लोट और लीजा की नई दोस्ती को तोड़ना नहीं चाहता। थोड़ा और सोचने के बाद हारू रियलाइज करता है कि वो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके लीजा को दोनों जगह एक साथ रख सकता है। अगले दिन चार्लोट गार्डन में होते हैं और लीजा वहाँ से उड़ती हुई गुजरते हैं। फ्ले कहते हैं कि वो भी उड़ सकते हैं, तो चार्लोट उसे सिखाने के लिए कहते हैं। लेकिन जब फ्ले उड़कर दिखाते हैं तो पता चलता है कि वो तो सिर्फ उछल रहे थे। फिर भी चार्लोट को वो बढ़िया लगते हैं। नटालिया आते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और कहते हैं कि इस तरह का फ्लाइंग मैजिक चार्लोट के लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है, जिससे चार्लोट उदास हो जाते हैं। चार्लोट रोने वाले होते हैं तो फ्ले तुरंत हारू के पास भाग कर जाते हैं। लेकिन हारू सब कुछ पहले से देख रहा होता है और तुरंत चार्लोट के लिए एक प्लेन बना देता है जिसमें वो उड़ सकते हैं। अपने केबिन में हारू सबके लेवल चेक करता है। फ्ले और लीजा दोनों काफी हाई लेवल पर होते हैं, लेकिन हारू हैरान हो जाता है ये देखकर कि चार्लोट का मैक्स लेवल बहुत ज्यादा है। उसे याद आता है कि क्वीन का लेवल सिर्फ 40 था और उसे लगता है कि चार्लोट तो जल्दी ही अपना मैक्स लेवल पार कर लेगी। लेकिन चार्लोट कहते हैं कि जब वो एक बच्चे थे तब उसने बिना कुछ स्पेल बोले ही एक फायरबॉल बना दिए थे, इसीलिए उसकी माँ ने उस पे एक सील लगा दिया था। फिर चार्लोट पूछते हैं हारू के लेवल के बारे में और फ्ले कहते हैं कि वो तो डेफिनेटली 100 के ऊपर ही होगा। लेकिन हारू मना कर देता है दिखाने से, क्योंकि उसे पता है कि वो अब भी सिर्फ लेवल 2 का ही है। बाद में चार्लोट उदास हो जाते हैं क्योंकि उसका फेवरेट एनिमे खत्म हो गया है। लीजा उससे कहते हैं कि अब वापस घर चलो, लेकिन जाते वक्त हारू उसे बताता है कि अब वो किंगडम में स्कूल शुरू करने वाला है। चार्लोट तुरंत इस जगह को एक डरावनी जगह सोचने लगते हैं और कहते हैं कि लीजा अपने सब प्लान्स कैंसिल कर दे और तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाए। हम देखते हैं कि चार्लोट, फ्ले, जॉनी और गोलेम एक साथ एक मीटिंग में होते हैं। वो हारू के स्कूल जाने की बात करते हैं और फ्ले हैरान रह जाते हैं कि उसे इसके बारे में पता ही नहीं था। फ्ले कहते हैं कि हारू तो डीमन किंग है, उसे स्कूल से क्या सीखना है। लेकिन जॉनी उसे याद दिलाता है कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो हारू के राज को किसी को नहीं बताएगा। चार्लोट ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि हारू के पास कोई ऐसा राज कैसे हो सकता है जिसे वो नहीं जानते। लेकिन जॉनी उसे तसल्ली देता है और कहता है कि वो हारू की फेवरेट है, इसलिए वो जल्दी ही उसे सब कुछ बता देगा। मीटिंग आगे बढ़ते हैं और चार्लोट एक शो का जिक्र करते हैं जो उसने देखा था, जो एक स्कूल के ऊपर था। जब उसने हारू से पूछा कि स्कूल कैसा होता है तो हारू ने उसे कहा कि स्कूल सबसे भयानक जगह होते हैं। चार्लोट हैरान हो जाते हैं कि अगर स्कूल इतना खतरनाक है तो हारू खुद से वहाँ जाने के लिए क्यों तैयार हुआ। उस शो के बेसिस पर चार्लोट एक थ्योरी बनाते हैं। उसे लगता है कि स्कूल में एक सीक्रेट स्टूडेंट काउंसिल है जो सबको चुपके से कंट्रोल कर रहा है और दूसरे स्टूडेंट्स को बुरा बना रहा है। चार्लोट को लगता है कि ये एक और भी बड़े इविल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और हारू उनमें घुसकर उनका प्लान बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। फ्ले और जॉनी तुरंत उसकी थ्योरी में भरोसा कर लेते हैं, इसलिए चार्लोट कहते हैं कि अब उन्हें हारू की मदद करने के लिए तैयारी शुरू करनी चाहिए। लीजा सजेस्ट करते हैं कि इसके बारे में हारू से डायरेक्टली बात करना चाहिए, लेकिन चार्लोट कहते हैं कि हारू को हर छोटी बात के लिए परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें खुद सोचने की आदत डालनी चाहिए। लीजा फिर भी हारू को सब कुछ रिपोर्ट करते हैं। हारू खुश होता है कि उसे पहले ही सब कुछ पता चल गया। लीजा पूछते हैं कि क्या वो वाकई किसी इविल ऑर्गेनाइजेशन से लड़ रहा है। हारू सोचता है कि ये अच्छा मौका है एक्टिंग करने का और वो डिसाइड करता है कि वो इस कहानी को आगे बढ़ाएगा। वो लीजा से कहता है कि जब वो स्कूल जाएगा तो उसे अपने साथ एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। लीजा उसके रिक्वेस्ट से हैरान होते हैं, लेकिन सोचते हैं कि अगर हारू किसी बड़े काम में लगा है तो उसे उसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए वो हाँ कह देते हैं। हारू सोचता है कि स्कूल से जल्दी कैसे निकाला जाए, इसलिए वो प्लान्स बनाता है जिससे उसे तुरंत निकाल दिया जाए। वो किंगडम के लिए तैयारी करता है और उसके फादर कहता है कि अपना ध्यान रखना। हारू ने अपने मैजिक से लीजा के हॉर्स और टेल छुपा दिया है, लेकिन वो अभी भी इस नए रूप में कंफर्टेबल नहीं है। फ्ले जिद करते हैं कि उसे भी साथ ले चलो, लेकिन हारू मना कर देता है। दूसरी तरफ रॉयल पैलेस में हम देखते हैं कि मैरियन लाउस के पास आते हैं और बताते हैं कि हारू रास्ते में है। हमें पता चलता है कि लाउस ने ही हारू का नाम रेकमेंड किया था, लेकिन वो कहता है कि उसने सिर्फ ये जानने के लिए किया था कि हारू इतना पावरफुल कैसे है। वो ये भी बताता है कि मैरियन ने भी हारू के लिए किंग से बात की थी, जिससे वो थोड़ी एम्बेरस हो जाते हैं और लाउस से चिढ़ाता है कि वो हारू के लिए कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। उसके बाद वो लोग एक ग्रुप के बारे में बात करते हैं जो रिसेंटली सामने आया है। वो चर्च के नाम पे काम करते हैं, लेकिन असल में वो लोग एक्सट्रीम्स है जो डीमंस की पूजा करते हैं। उनका प्रभाव पूरे किंगडम में बढ़ता जा रहा है और उन्होंने एकेडमी तक में भी घुसपैठ कर ली है। कुछ अफवाह ये है कि वो क्वीन को गिराने की प्लानिंग कर रहे हैं और कई नोबेल लोग भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। लाउस को सुनने में आया है कि
इन सब के पीछे उसकी माँ हो सकते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो क्या प्लान कर रही है। उसे लगता है कि उसकी माँ का बर्ताव पिछले 5 साल से अलग सा हो गया है। सब लोग जानते हैं कि किंग और क्वीन के बीच अब रिश्तों में समस्या है, इसलिए लाउस को लगता है कि उसकी माँ शायद चर्च का यूज करके किंगडम पे कंट्रोल पाना चाहते हैं। उसे नहीं पता कि वो क्या कर सकता है, लेकिन मैरियन को लगता है कि हारू ही इस पूरे सिचुएशन को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। उसके पास इतनी ताकत है कि वो अकेले ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हरा सकता है। तभी अचानक गिजरोथ आते हैं। हमें पता चलता है कि मैरियन सिर्फ उसकी सौतेली बेटी है। गिजरोथ गुस्से में उसका गला दबाने लगते हैं क्योंकि उसे लगता है कि लोग उसके स्टेटस की वजह से उसे कम समझने लगे हैं। लाउस उसे रोकने की कोशिश करता है तो गिजरोथ उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि वो तो बस मजाक कर रहे थे। गिजरोथ को भी पता है कि हारू उनके किंगडम आ रहा है और वो लाउस से भी कहते हैं कि हारू के साथ अच्छा बिहेव करे, लेकिन असल में वो चाहते हैं कि लाउस उससे ब्लैक नाइट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करे और लाउस को मजबूरन हाँ कहने पड़ते हैं। वापस हारू के कैबिन में हमें पता चलता है कि हारू ने किंगडम के पास एक दरवाजा बनाया है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत पहुंच सके। चार्लोट उसे याद दिलाती है कि अब जाने का वक्त हो गया है और फ्ले रोती है कि हारू उसे ले जाने के बारे में एक बार और सोचे। हारू लीजा के साथ निकल पड़ता है और एक जंगल के पास पहुँचता है जो किंगडम के करीब है। अभी भी काफी दूरी है, लेकिन लीजा देखते है कि एक बाइजन एक गाड़ी का पीछा कर रहा है। लीजा कहते हैं कि बाइजन तो आमतौर पर शाकाहारी होता है, तो शायद ये भूखा है। हारू उनकी मदद करने का फैसला करता है और तुरंत ब्लैक नाइट में बदल जाता है। वो ऊपर उड़ता है, लेकिन उसी वक्त गाड़ी का पहिया टूट जाता है और लोग गिरने वाले होते हैं, पर हारू अपने बैरियर से एक लड़के को बचा लेता है। बाइजन गाड़ी की तरफ दोबारा दौड़ता है, लेकिन एक लड़के आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। हारू सोचता है कि शायद ये लड़की पावरफुल है, लेकिन वो बाइजन से टकरा कर दूर जा गिरते हैं। बाइजन फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन हारू उसे टाइम पर रोक लेता है। वो लड़के उसका शुक्रिया अदा करते हैं और अपना नाम आइरिस बताते हैं, लेकिन वो घायल होते हैं तो हारू तुरंत अपने बैरियर से उसे ठीक कर देता है। हारू गाड़ी भी रिपेयर कर देता है और आइरिस उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। हारू उससे पूछते हैं कि वो इतने पुराने गाड़ी में सफर क्यों कर रहे थे। आइरिस बताते हैं कि सिर्फ वही एक गाड़ी उसके पास था, लेकिन वो वादा करते हैं कि किसी न किसी दिन इसका कर्जा वो जरूर चुकाएगी। हारू बाइजन को एक दूसरी जगह भेज देता है और उसके लिए खाना भी छोड़ता है। हारू और लीजा फिर अपने रास्ते चलते हैं, लेकिन लीजा कहते हैं कि आइरिस कुछ अलग सी थी, लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं समझ पाते कि क्या। वो लोग एकेडमी में पहुंच जाते हैं जहाँ एक लंबी लाइन लगे होते हैं। हारू जब दूसरे लोगों को देखता है तो उसका एंजाइटी बढ़ जाता है और उसे घर जाने का मन करता है। अंत में वो अंदर जाता है और उसे काफी काम दिया जाता है। जब वो अपने रूम तक पहुंचता है तो पूरा ठीक हो जाता है, इसलिए वो तुरंत एक दरवाजा बनाता है और वापस अपने कैबिन में लौट जाता है। चार्लोट और फ्ले उसे वापस देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन हारू बस आराम करना चाहता है। वो फ्ले से कहता है कि उसके लिए कुछ खाना बनाए, लेकिन चार्लोट सजेस्ट करते हैं कि किंगडम में जाकर कुछ खाते हैं। फ्ले हारू के लिए खाना बनाना चाहते हैं, लेकिन चार्लोट उसे उनके मिशन की याद दिलाते हैं, तो फ्ले भी मान जाते हैं। चार्लोट फ्ले को एक डिस्गाइज देते हैं ताकि लोग उसके डीमन होने का पता न लगा सके, लेकिन हारू को लगता है कि ये बहुत ऑब्वियस है, इसलिए वो अपने मैजिक से उसके कान और पूंछ को छुपा देता है। वो लोग शहर में जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। चार्लोट फिर किंगडम का एक मैप निकालते हैं और आसपास के एरिया को जांच करने की प्लानिंग करते हैं। वो लीजा और फ्ले को आसपास इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देते हैं। हारू को समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन चार्लोट कहते हैं कि ये बस एक इम्पोर्टेंट प्लान है। हारू को चार्लोट के साथ शहर एक्सप्लोर करना पड़ता है और चार्लोट इसे एक डेट बोलती है। हारू ये सुनकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये उसकी पहली डेट है। चाहे चार्लोट को डेट का मतलब ना समझ आए, हारू डिसाइड करता है कि वो उसके साथ चल पड़ेगा। वो दोनों साथ घूमते हैं और हारू उसके लिए एक नेकलेस भी खरीदता है। सिटी एक्सप्लोर करते वक्त चार्लोट का सामना आइरिस से हो जाता है। हारू तुरंत उसके पास जाता है, लेकिन आइरिस को उसे कुछ जाना पहचाना सा लगता है, जैसे उसकी माँ ने एनर्जी पहले महसूस की हो। हारू कहता है कि इम्पॉसिबल है और बताता है कि वो सिर्फ लेवल 2 का है। आइरिस अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं और ये कहकर चली जाते हैं कि उसका एक इंटरव्यू है। चार्लोट आइरिस के जाने पर सोचते हैं कि उसे भी कुछ अजीब महसूस हुआ। अब हमें पता चलता है कि एकेडमी में हारू का क्लोन उसकी जगह कवर कर रहा था, लेकिन अब क्लोन हारू को बताता है कि एंट्रेंस एग्जाम के पहले एक एग्जाम होने वाला है। हारू ये एग्जाम देने से मना कर देता है क्योंकि एकेडमी में अटका रहना उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हारू सोचता है कि अगर वो एग्जाम में खराब परफॉर्म करे तो उसे एकेडमी से निकाला जा सकता है। अब हम देखते हैं कि हारू छुप के एकेडमी में घूम रहा था, जहाँ वो किसी से भी इंटरेक्शन अवॉइड करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक प्रोफेसर उसे पकड़ लेता है। वो उसे अंदर ले जाता है और एक लेक्चर रूम में बैठा देता है। हारू सोचने लगता है कि नए स्कूल के स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा होता होगा, लेकिन ये सोचकर उसका मूड और ज्यादा डाउन हो जाता है। हारू डिसाइड करता है कि वो जानबूझकर फेल करेगा। प्रोफेसर उसे टेस्ट देता है, लेकिन हारू को क्वेश्चंस का कोई आइडिया नहीं होता, तो वो बस लिख देता है कि उसे कुछ नहीं पता। एक सेक्शन मैजिक बैरियर पर होता है जिसका जवाब वो ठीक से देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो जानबूझकर फेल कर रहा है ये
दिख जाए। एक और सेक्शन एंशिएंट मैजिक पर होता है, जिसका जवाब वो गलती से सही दे देता है क्योंकि उसने पहले उन बुक्स को पढ़ा था। प्रोफेसर हारू से कहता है कि उसे एक माना असेसमेंट टेस्ट भी देने पड़ेंगे, लेकिन हारू सोचता है कि इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसका लेवल तो सिर्फ 2 ही आएगा। प्रोफेसर कहता है कि ये उनके प्रोसेस का हिस्सा है और हारू सोचता है कि अच्छा मौका भी होगा अपनी कमजोरी दिखाने का। हारू को एक दूसरे रूम में ले जाया जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक छोटी सी डॉक्टर टेरिता से होती है। टेरिता अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो स्कूल की एक एंशिएंट मैजिक रिसर्चर है। वो हारू से कहते हैं कि सिर्फ इसीलिए कि उसे राजा ने रेकमेंड किया है उसे ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए। अगर उसने कोई गलती की तो वो उसे तुरंत घर भेज देगी। ये सुनकर हारू और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। टेरिता उसके टेस्ट के जवाब देखकर हैरान होते हैं क्योंकि उसे वो काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। फिर वो माना असेसमेंट शुरू करते हैं और हारू सोचता है कि उसका लेवल 2 ही आएगा। लेकिन जैसे ही असेसमेंट होते हैं, क्रिस्टल बॉल में इतनी एनर्जी भर जाती है कि वो टूट जाता है। प्रोफेसर हैरान हो जाता है और हारू खुद भी शॉक्ड हो जाता है कि उसने बॉल तोड़ दिया। उसे लगता है कि टेरिता अब नाराज हो जाएगी और उसे घर भेज देगी, लेकिन टेरिता तो उसकी तारीफ करते हैं। उसे लगता है कि हारू में इतनी ज्यादा पावर है कि क्रिस्टल उसे संभाल नहीं पाया। वो उसके टेस्ट के जवाबों पर भी कमेंट करते हैं, ये कहकर कि हारू काफी कॉन्फिडेंट है जो उसने डायरेक्टली लिख दिया कि उसे कुछ नहीं पता। उसका बैरियर और एंशिएंट मैजिक का ज्ञान भी टेरिता को इम्प्रेस करता है। टेरिता डिसाइड करते हैं कि वो हारू को अपना पर्सनल स्टूडेंट बनाएंगे और रिसर्च में साथ काम करेंगे, लेकिन हारू तुरंत मना कर देता है। टेरिता उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हारू बस बहाना बनाकर निकल जाता है। हारू अपने क्लोन को सब कुछ बताता है और क्लोन गुस्से में होता है कि हारू ने इतना अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बना दिया है, जबकि उनका गोल तो ये था कि किसी को भी इम्प्रेस ना करे। लेकिन दोनों अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। एंट्रेंस सेरेमनी के दिन चार्लोट क्लोन हारू को एक गन देते हैं। हारू सोचता है कि उसके क्लोन को मजबूरी में उसकी जगह लेना पड़ रहा है क्योंकि क्लोन के पास मैजिक नहीं है। उसकी सुरक्षा हारू के बैरियर से हो रही है और गन सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए है। एंट्रेंस सेरेमनी के बाद क्लोन हारू तुरंत अपने रूम लौटने की कोशिश करता है। उसे एक ग्रुप दिखता है जो एकेडमी के पॉपुलर स्टूडेंट्स का ग्रुप है और हारू डिसाइड करता है कि उसे इन लोगों से बच कर रहना चाहिए। जब वो वहाँ से गुजरता है तो ग्रुप का लीडर किसी को बुलाता है, लेकिन वो एक्चुअली आईडी से बात कर रहा होता है। क्लोन हारू सोचता है कि उसे बस रूम में लौट जाना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्टली आईडी से टकरा जाता है। ग्रुप का दूसरा स्टूडेंट गुस्सा हो जाता है कि उसे इग्नोर किया जा रहा है। वो अपने इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम है स्नाइडर और वो स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट है। वो दोनों को टोकता है कि उन्होंने उसको अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं दिया। आइरिस कहती है कि उसने तो अभी एकेडमी ज्वाइन की है, इसलिए उसे रूल्स नहीं पता। स्नाइडर फिर क्लोन हारू की तरफ इशारा करता है कि वो उसे बताए कि एकेडमी कैसे काम करते हैं। हारू एक्टिंग करता है कि जैसे उसके पेट में दर्द है और निकलने की कोशिश करता है, लेकिन स्नाइडर सोचता है कि वो उसका मजाक बना रहा है, इसलिए वो उसे सबक सिखाने का फैसला करता है। क्लोन हारू भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीठ पर एक अटैक लगता है। फिर भी वो तुरंत खड़ा हो जाता है और स्नाइडर यकीन नहीं कर पाता कि वो इतनी आसानी से ठीक कैसे हो गया। क्लोन हारू तुरंत दर्द का नाटक करता है, लेकिन इससे स्नाइडर और भी गुस्सा हो जाता है। आइरिस हारू को इसमें घसीटने के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि स्नाइडर इतना गुस्से में क्यों है। क्लोन हारू को लगता है कि आइरिस की सोचने की शक्ति उससे भी ज्यादा घटिया है और वो सिचुएशन समझने में बिल्कुल बेकार है। स्नाइडर अपने आप को मजाक बनने नहीं देना चाहता और कई स्पेल्स एक साथ अटैक करने की तैयारी करता है। क्लोन हारू के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो अपनी गन चलाता है और तुरंत भाग जाता है। हारू सब कुछ जान जाता है जो कुछ भी हुआ और उसका क्लोन बताता है कि अब टेरिटा भी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई है। हारू उसे घर भेज देता है आराम करने के लिए और खुद सोचता है कि अब क्या करे। तभी हारू को स्नाइडर के एक दोस्त से डुएल का चैलेंज मिलता है। हारू इसे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की कहती है कि मना करना उसके परिवार के लिए बेइज्जती होगी। हारू सोचता है कि क्या झमेला है यार, शांति से जीने भी नहीं देते, और प्लान बनाता है कि कैसे बिना चोट खाए इस डुएल से बच सकता है। वो लड़की को मॉनिटर करता रहता है और देखता है कि आइरिस उसके गाड़ी में चढ़ जाते हैं। वो स्नाइडर के घर पहुंचते हैं और आइरिस उसे हारू का डुएल कैंसिल करने के लिए कहते हैं। वो हारू को लेकर चिंता करते हैं, कहते हैं कि वो लड़ने लायक नहीं है, लेकिन इस बात से स्नाइडर और गुस्सा हो जाता है। हारू सब देख रहा होता है। स्नाइडर आइरिस से कहता है कि वो अपने औकात में रहे। आइरिस पूछते है कि डुएल कैंसिल करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, तो स्नाइडर कहता है कि उसे अपने कपड़े उतारकर नाचना पड़ेगा। आइरिस इस बात पर मान जाते हैं और वाकई डांस शुरू कर देते हैं, लेकिन हारू इसे देख नहीं पाता। तभी सब कुछ अंधेरा हो जाता है। हारू ब्लैक नाइट के रूप में वहाँ आता है। आइरिस को बेवकूफ कहता है और उसे घर जाने को बोलता है। स्नाइडर को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन हारू बताता है कि वो लोग एक अलग डिमेंशन में है। स्नाइडर पूछता है कि वो कौन है, तो हारू कहता है कि वो जस्टिस का हीरो है और उसे सजा देने आया है। स्नाइडर उस पर अटैक करता है, लेकिन हारू तुरंत उसके कंधे में एक पिन घुसा देता है, जिससे स्नाइडर दर्द से गिर जाता है। हारू उसके बुरे कर्मों को गिनता है, नए स्टूडेंट्स को तंग करना, डुएल के जरिए धमकाना और
आइरिस से नाचने को कहना। हारू उससे कहता है कि अपने किए पर सोच विचार करे और बताता है कि जब तक वो अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेगा वो पिन उसके कंधे में ही रहेगा। अगर उसने पिन निकालने की या मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो दर्द और बढ़ेगा। स्नाइडर फिर भी अटैक करता है लेकिन इससे उसे और ज्यादा दर्द होता है। हारू फिर गायब हो जाता है और सब लोग वापस नॉर्मल हो जाते हैं। स्नाइडर का दोस्त उसे हील करने की कोशिश करता है लेकिन इससे भी उसे और पेन होता है। स्नाइडर बदला लेने की कसम खाता है। अगले दिन हारू सभी स्टूडेंट्स का अटेंशन अट्रैक्ट करता है। सब लोग हैरान होते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या वो वाकई सिर्फ लेवल 2 का है, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही हिट में स्नाइडर को हरा दिया था। वो किसी तरह बचकर निकल जाता है और गुस्सा हो जाता है सोचकर कि उसका एक्सपेल होने का प्लान काम नहीं कर रहा। जैसे ही वो कुछ स्टूडेंट्स के पास से गुजरता है उसे महसूस होता है कि उसके बारे में अफवाहें फैल रही है और लड़कियां तक कह रही है कि वो क्यूट है। वो तुरंत अपने कमरे की तरफ भागता है लेकिन रास्ते में तेरियता उसे रोक लेते हैं। हारू बिना उसकी बात सुने उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता है। तेरियता जिद करते हैं कि वो उसके लैब में ज्वाइन करे लेकिन हारू बस कह देता है कि उसे याद ही नहीं कि उन्होंने पहले क्या बात की थी और निकलने की कोशिश करता है। तेरियता दोबारा सब समझाने लगते हैं। बताते हैं कि एकेडमी में 2 कोर्सेज है जिनमें से उसे एक चुनना पड़ेगा। एक है नाइट कोर्स जिसमें स्टूडेंट्स मैजिक का इस्तेमाल करना सीखते हैं और देश की सेवा के लिए तैयार होते हैं। दूसरा है स्कॉलर कोर्स जहाँ स्टूडेंट्स लैब में काम करते हैं और नए तरीके से मैजिक का उपयोग ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि स्कॉलर कोर्स हारू के लिए परफेक्ट होगा क्योंकि उसे एंशिएंट मैजिक में इंटरेस्ट है, लेकिन हारू सोचता है कि वो किसी और लैब ज्वाइन कर लेगा। तभी लाओस अचानक वहाँ आता है और हारू पर जंप करता है लेकिन हारू आसानी से उसे रोक लेता है और उसे पहचानता भी नहीं। तभी मैरियन भी आते हैं और हारू हैरान होता है कि लाओस कितना बड़ा हो गया है। वो पूछता है कि दोनों उससे क्या चाहते हैं और लाओस दोस्ती से बात करने की कोशिश करता है लेकिन हारू उसे इग्नोर करके सीधा मैरियन से बात करता है। मैरियन पूछती है कि क्या हारू ने अपना कोर्स चुन लिया है और वो चाहते हैं कि हारू उसके वाले लैब में आए। लाओस भी हारू के क्लास में आना चाहता है लेकिन तेरिता कहते हैं कि हारू उसका है। लाओस उसे झगड़ता है लेकिन फिर पहचान जाता है कि वो तेरिता है। वो हारू को वार्न करता है कि तेरिता से दूर रहे। कहता है कि उसका रिसर्च बेकार है और वो अक्सर दूसरे प्रोफेसर के साथ मुसीबत में पड़ जाते हैं। तेरिता कहते हैं कि लाओस उसका रिसर्च समझने के लिए काफी इंटेलिजेंट नहीं है। तीनों सोच रहे होते हैं कि हारू क्या चूज करेगा। तभी आइरिस अचानक आते हैं और कहते हैं कि उसे हारू से बात करनी है। हारू को पता नहीं होता कि वो क्या चाहते हैं लेकिन उसे लगता है कि ये अच्छा मौका है वहाँ से निकलने का, तो वो कह देता है कि उसने आइरिस के साथ पहले ही प्लान बना लिया था और तुरंत भाग जाता है। मैरियन को जलन होती है सोचकर कि उनका रिश्ता क्या हो सकता है। हारू बचकर निकल जाता है और आइरिस से पूछता है कि क्या काम है। आइरिस सोचते हैं कि क्या वो वाकई वही इंसान है जो पिछले दिन था, क्योंकि उसकी एनर्जी अब बिल्कुल अलग लग रही है। हारू हैरान हो जाता है कि आइरिस ने उसमें और उसके क्लोन में फर्क पहचान लिया है और रिफ्लेक्स में अपना बैरियर क्रिएट कर लेता है। आइरिस उस बैरियर को महसूस कर लेते हैं और हारू थोड़ा डाउट में आ जाता है। पूछता है कि उसे क्यों लग रहा है कि वो अलग है। आइरिस कहती है कि वो दिखता तो वैसे ही है लेकिन पिछले दिन उसमें कोई मैजिक पावर्स नहीं थे, जबकि अब उसकी पावर्स बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। हारू को याद आता है कि जब उसकी पहले मुलाकात फ्ले से हुई थी तब भी उसने उसकी पावर को बहुत ज्यादा कहा था। तो हारू सोचता है कि आइरिस पे एक डीमन हो सकते हैं, लेकिन आइरिस उसे यकीन दिलाते हैं कि वो एक इंसान है। फिर भी हारू को वो थोड़ी अजीब लगते हैं। वो आइरिस से कहता है कि वो अपने पावर्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन उसे बस इतना कहना चाहता है कि उसके 2 रूप है, एक वो खुद और दूसरा है ब्लैक नाइट। आइरिस उसे माफी मांगते हैं कि उसकी वजह से उसे तकलीफ हुई और उसका शुक्रिया भी करते हैं मदद करने के लिए। फिर वो हारू से दोस्ती करने की गुजारिश करते हैं। हारू को ये सुनकर हैरानी होती है, लेकिन क्योंकि वो चुप रहता है तो आइरिस इसका जवाब हाँ में लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि उसने अपना पहला दोस्त बना लिया है। हारू सोचता है कि वो उसके साथ दोस्ती क्यों करना चाहते हैं, तो आइरिस कहते हैं कि क्योंकि वो बार बार टकरा रहे हैं तो मे भी ये अच्छा सिग्नल हो सकता है। हारू हैरान होता है सुनकर कि वो उसका पहला दोस्त है और सोचता है कि उसकी जिंदगी कैसे रही होगी। तब आइरिस अपनी कहानी बताते हैं। कहते हैं कि उसे पैदा होते ही उसे छोड़ दिया गया था। हारू को रीजन समझ नहीं आता तो आइरिस बताती है कि शायद इसीलिए क्योंकि वो पैदा होते ही बोलने लगे थे। हारू कहता है कि हाँ, एक बोलती हुई बच्ची को देखना थोड़ी डरावनी बात होती। आइरिस कहते हैं कि उसे एक ऑर्फनेज में ले जाया गया, लेकिन वहाँ भी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं हुआ। सिर्फ एक प्रीस्ट था जो उसका ख्याल रखता था, लेकिन उसकी भी मौत हो गई जब वो सिर्फ 5 साल के थे। क्योंकि वो इतने अलग जगह में बड़ी हुई, उसने कभी समाज के साथ इंटरेक्ट करना नहीं सीखा, इसलिए उसमें कॉमन सेंस और सोशल स्किल्स की कमी है। हारू उससे कहता है कि उसने दोस्ती करने के लिए गलत इंसान चुना, क्योंकि उसके भी कोई दोस्त नहीं है, तो उससे कॉमन सेंस सीखना मुश्किल होगा। लेकिन आइरिस कहती है कि ये तो और भी अच्छा मौका है, उन दोनों में काफी सिमिलरिटीज है, इसीलिए वो हारू से दोस्ती करना चाहते हैं। हारू के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे लगता है कि आइरिस को अपना दोस्त बनाकर वो एकेडमी के मुसीबत भरे सिचुएशन से बच सकता है, इसलिए शायद दोस्ती करना बुरी बात नहीं है। जब वो पूछता है कि आइरिस कौन सा कोर्स ले रही है, तो वो बताती है कि उसने तेरिता का कोर्स चूज किया है। हारू को ये सुनकर ज्यादा खुशी नहीं होती, लेकिन वो भी वही कोर्स लेने के लिए मान जाता है।
आइरिस इस बात से खुशी से झूम उठते हैं। इसी बीच हारू के केबिन में चार्लोट उदास बैठी होती है जब से हारू चला गया। फ्ले भी उसके पास रहना चाहते हैं। तभी चार्लोट अचानक कुछ फील करते हैं जैसे हारू के साथ कुछ हो रहा हो, तो वो चेक करने का फैसला करते हैं। फ्ले रो पड़ते हैं क्योंकि उसे भी साथ जाना है, लेकिन लीजा कहते हैं कि फ्ले काफी ईमानदारी से काम कर रही है और वो इम्प्रेस्ड है कि फ्ले ने उनकी सिचुएशन में कितनी अच्छी तरह से एडजस्ट किया है। फ्ले उसे बताते हैं कि ये सब उसके पहले के जॉब डीमन किंग के लिए काम करने का असर है। लीजा पूछती है कि डीमन किंग कैसा था, तो फ्ले बताते हैं कि वो बहुत दयालु था। उसका सपना था कि डीमंस और ह्यूमंस एक साथ शांति से रह सके। वो उसका अंतिम लड़ाई याद करते हैं जब उसने क्वीन के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी। लेकिन फ्ले को लगता था कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो दोबारा जन्म लेना चाहते हैं, इस बार एक इंसान के रूप में, ताकि वो इंसानों के बीच से शांति ला सके। लेकिन उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि वो डीमन किंग दोबारा जन्म लेकर क्वीन का बेटा बन गया। हारू कहता है कि उसे अपना पुनर्जन्म होने के बाद कुछ याद नहीं रहा, लेकिन फ्ले कहते हैं कि डीमन किंग सबके नाम शॉर्ट फॉर्म में बुलाता था और जब हारू ने उसका नाम फ्ले रखा तो उसे पूरा यकीन हो गया कि वो जरूर डीमन किंग ही है। वो तो उसे उसके असली नाम से बुलाने का भी सोच रहे थे। लीजा सोचते हैं कि डीमन किंग का असली नाम क्या था, तो फ्ले उसका असली नाम बताते हैं, आइरिस फिलिया। यहाँ दूसरी तरफ हारू फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है और आइरिस अपना पूरा नाम बताते हैं, आइरिस फिलिया। हारू को लगता है कि उसका नाम काफी लंबा है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे बस आइरिस बुलाएगा। आइरिस इस बात पर हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि उसे भी लोगों का नाम छोटा करना पसंद है। हारू निकलने की तैयारी करता है, लेकिन आइरिस पूछते हैं कि क्या उसने अपने क्लासेस चूज कर लिए हैं और सजेस्ट करते हैं कि वो दोनों मिलकर चूज करें। हारू उसे अपने रूम में चलने को इनवाइट करता है, लेकिन अचानक उसे टेंशन होने लगती है कि लोग गलत ना समझ ले। जब हारू अपने रूम में पहुंचता है तो चार्लोट ऑलरेडी वहाँ उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उसे शौक लगता है ये देख कर कि आइरिस भी उसके साथ है और वो सोचते हैं कि आइरिस उसकी गर्लफ्रेंड है। हारू कहता है कि वो सिर्फ दोस्त है, लेकिन चार्लोट कहते हैं कि ऐसे ही धीरे धीरे हारू के पास कई गर्लफ्रेंड्स हो जाएंगे और उसके बाद वो हारू से शादी करना चाहते हैं। आइरिस को ये सब काफी अजीब लगता है, लेकिन हारू सोचता है कि शायद बच्चे ऐसे ही बड़े होते हैं। उसे लगता है कि फ्यूचर में चार्लोट उसे बोरिंग या अजीब समझेगी, इसीलिए अभी वो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देता है। हारू उन दोनों लड़कियों का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करता है और फिर क्लास सिलेक्शन करने लगता है। वो डिसाइड करने के लिए बस डाइस रोल करता है। आइरिस इस तरकीब से हैरान होते हैं, लेकिन चार्लोट बताते हैं कि हारू जो भी क्लास में जाएगा वो तो सब में टॉप करेगा, क्योंकि हारू एक ऐसा इंसान है जो दिल में आता है, समझ में नहीं। आइरिस इस बात से इम्प्रेस होते हैं, लेकिन हारू उससे कहता है कि चार्लोट की हर बात पर यकीन मत करो। हारू को फॉर्म भरना बोरिंग लगता है, इसलिए वो चार्लोट से कहता है कि वो जो ठीक समझे वही चूज कर दे। चार्लोट उसकी हेल्प करते हैं फॉर्म भरने में और हारू बिना चेक के फॉर्म सबमिट कर देता है। आइरिस पूछते हैं कि हारू के एकेडमी में आने का एक्चुअल गोल क्या है, लेकिन चार्लोट कहते हैं कि वो एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रीजन से आया है और वो अभी डिटेल्स नहीं बताते। हारू चार्लोट से पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आई है, तो चार्लोट कहते हैं कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है, इसलिए वो वापस जाने वाले हैं। हारू सोचता है कि आइरिस को अगर वो दरवाजा दिख गया तो प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसलिए वो तुरंत उसकी आंखों को कवर कर देता है। आइरिस पूछते हैं कि उसकी बहन कहाँ चली गई, लेकिन हारू कहता है कि ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है बड़ी बड़ी देशों में। एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि हारू वापस अपने कैबिन में उठता है और उदास है क्योंकि उसके क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। चार्लोट उसका शेड्यूल देते हैं और पता चलता है कि उसका नाम सी क्लास में है। चार्लोट कहते हैं कि क्लास परफॉर्मेंस के बेसिस पर शफल होते हैं, इसलिए उसे लगता है कि हारू जल्दी ही एक क्लास में पहुंच जाएगा। लेकिन हारू के दिमाग में कुछ और ही प्लान है। तभी उसके नजर पड़ते हैं उन क्लासेस के लिस्ट पर जो चार्लोट ने उसके लिए सिलेक्ट किए थे, सबसे एडवांस क्लासेस। चार्लोट सोचते थे कि बेसिक क्लासेस हारू के लिए बहुत इजी होंगे, इसीलिए सब एडवांस चूज किए। हारू सोचता है कि ये उसके प्लान के लिए परफेक्ट है, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट सोचेंगे कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है और जब वो फेल करेगा तो उसे एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। हारू अपने क्लास के लिए आइरिस के साथ निकलता है और आइरिस को यकीन ही नहीं होता कि हारू सिर्फ सी क्लास में है। वो खुद बताते हैं कि वो ए क्लास में है। जब हारू अपने क्लास में पहुंचता है सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसे याद आता है कि ये सब स्नाइडर वाले ड्रामे की वजह से है, इसीलिए वो एकदम लो प्रोफाइल रखने की कोशिश करता है। टीचर क्लास शुरू करता है और बताता है कि सी क्लास के स्टूडेंट्स दूसरी क्लासेस में ऊपर या नीचे जा सकते हैं, इसीलिए वो एक टेस्ट से शुरू करना चाहता है। हारू सोचता है कि एक अच्छा मौका होगा अपनी बेकार परफॉर्मेंस दिखाने का, लेकिन जैसे उसके हाथ में टेस्ट पेपर आता है उसे लगता है कि ये तो बहुत ही आसान है। वो सोचता है कि अगर सब गलत करेगा तो सबको समझ आ जाएगा कि वो जानबूझकर फेल हो रहा है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो बस 60% स्कोर करेगा। टेस्ट खत्म होने के बाद टीचर अनाउंस करता है कि सबका परफॉर्मेंस बहुत बेकार था, एवरेज स्कोर सिर्फ 20 था। टीचर को ये रिजल्ट देखकर हैरानी नहीं होती क्योंकि बी क्लास का एवरेज भी सिर्फ 50 था, लेकिन हारू के स्कोर से वो चौंक जाता है। हारू सोचता है कि ये क्या हो रहा है, इतने आसान सवालों में दूसरे लोग इतने कम मार्क्स कैसे ला सकते हैं। टीचर उसे जीनियस कहकर
तुरंत ए क्लास भेजने का फैसला करता है। अगले दिन हारू जब ए क्लास ज्वाइन करता है तो तुरंत आइरिस और लाओस उसे पकड़ लेते हैं। दोनों लड़ते हैं कि कौन उसके साथ बैठेगा। टीचर उन्हें डांट देते हैं सीन क्रिएट करने के लिए। टीचर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, उसका नाम है ओरेटोरिया। फिर वो एलिमेंटल थ्योरी का लेसन देना शुरू करते हैं। वो आइरिस को डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए बुलाते हैं और सब देखते हैं कि आइरिस के पास हर एलिमेंट्स की पावर है। ओरेटोरिया बताती है कि हर किसी का एक मेन एलिमेंट होता है और बाकी सब सेकेंडरी एलिमेंट्स होते हैं। वो कहते हैं कि सेकेंडरी एलिमेंट्स के लिए पावर मेजर करना मुश्किल होता है, लेकिन हारू के पास एक स्टेटस स्किल है जो उसे सब कुछ देखने देता है। ओरेटोरिया एक्सप्लेन करते हैं कि सेकेंडरी एलिमेंट्स के वैल्यूज हर स्पेल के साथ चेंज हो सकते हैं, इवन अगर स्पेल सेम एलिमेंट के हो। हारू सोचता है कि शायद इसमें कुछ हिडन प्रॉपर्टीज का हाथ हो सकता है। तभी ओरेटोरिया उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि उसे ऐसे चीजों के बारे में कैसे पता है। दरअसल हारू ने ये सब अपने स्टेटस विंडो से पढ़ा था। वो एक्सप्लेन करता है कि लोगों के एलिमेंट्स में कुछ हिडन प्रॉपर्टीज होती हैं जो उनकी कुछ स्पेशल स्किल्स को बूस्ट करते हैं। ओरेटोरिया हारू की नॉलेज से इम्प्रेस होते हैं। वो हैरान होते हैं कि हारू जैसे स्टूडेंट को इन बातों के बारे में कैसे पता हो सकता है, क्योंकि ये रिसर्च का सबसे एडवांस टॉपिक है और सिर्फ कुछ ही लोगों को इसके जानकारी होते हैं। इसीलिए वो तुरंत हारू को अपने लैब में ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन हारू उसका भी ऑफर मना कर देता है। उसी दिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हारू और आइरिस त्यारिता के लैब पहुंचते हैं, लेकिन पता चलता है कि हारू थक गया था, इसलिए उसने अपने क्लोन को भेज दिया था। त्यारिता उन्हें देखकर खुश होते हैं, लेकिन लगता है कि वो सिर्फ अपने लैब के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरे करने के लिए उन्हें यूज कर रही है ताकि लैब बंद ना हो। वो डिसाइड करते हैं एक पार्टी करने का। क्लोन हारू सोचता है चुपके से निकल जाने का, लेकिन अचानक प्रोफेसर चीखता है, उसने एक बंधे हुए स्नाइडर को देख लिया था। त्यारिता बताते हैं कि वो उसे भूल गई थे। स्नाइडर उसे मदद मांगने आया था, लेकिन अब त्यारिता सोचते हैं कि एंशिएंट मैजिक पर रिसर्च करने का परफेक्ट मौका है, क्योंकि उसके कंधे में जो प्रॉब्लम हो रही है वो बैरियर मैजिक की वजह से है। हमें पता चलता है कि एंशिएंट मैजिक मॉडर्न मैजिक से इसीलिए अलग है क्योंकि उसमें माना की कांस्टेंट सप्लाई की जरूरत नहीं होती। त्यारिता देखते हैं कि स्नाइडर के कंधे में बैरियर मैजिक 2 दिन से लगा हुआ है, तो वो समझ जाते हैं कि ये एंशिएंट मैजिक है। आइरिस को यकीन नहीं होता कि आज के टाइम में कोई एंशिएंट मैजिक यूज कर सकता है। त्यारिता स्नाइडर को थप्पड़ मारने लगते हैं ताकि उसे पता चले कि उस पर स्पेल किसने डाला है, लेकिन स्नाइडर ज्यादा कुछ नहीं बताता। त्यारिता सोचते हैं कि वो डर गया है इसलिए कुछ नहीं कह रहा, और वो एज्यूम करते हैं कि ये काम ब्लैक नाइट का ही हो सकता है। उसे लगता है कि ये भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि ब्लैक नाइट तभी एकेडमी में आया जब हारू भी वहाँ आया था, इसीलिए वो उस पर शक करने लगते हैं। वो हारू को पकड़ लेते हैं और उसे एंशिएंट मैजिक सिखाने की भीख मांगते हैं। तभी असली हारू ब्लैक नाइट के रूप में वहाँ आ जाता है। वो त्यारिता से कहता है कि उसका हारू से कोई लेना देना नहीं है और वो सिर्फ जस्टिस लाने के लिए यहाँ आया है। त्यारिता उससे मिलकर एक्साइटेड हो जाते हैं और सोचते हैं कि उसने स्नाइडर को इसलिए पनिश किया होगा क्योंकि वो इविल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था। लेकिन हारू बस हैरान होता है कि वैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन सच में एग्जिस्ट करता है। वो इस थ्योरी में साथ देता है और स्नाइडर को याद दिलाता है कि अगर वो अपने स्पेल से आजाद होना चाहता है तो डुएल कैंसिल करना होगा। स्नाइडर मजबूरी में एग्री करता है और हारू वहाँ से जाने की तैयारी करता है, लेकिन त्यारिता उसे पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि जब तक उसके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तब तक वो उसे जाने नहीं देगा, लेकिन हारू आसानी से छूट जाता है और उसे बैरियर से ट्रैप कर देता है। प्रोफेसर उसे माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन त्यारिता तो हारू के स्पेल से इतनी इम्प्रेस है कि वो मना कर देते हैं। लेकिन फिर अचानक उसे बाथरूम जाना होता है, तो वो हारू से उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि आगे से उसे तंग नहीं करेगी। इस मुलाकात के बाद सभी लोग पार्टी कंटिन्यू करते हैं। त्यारिता सबको ड्रिंक्स पिलाते हैं और आइरिस नशे में हो जाते हैं। वो क्लोन हारू को भी ड्रिंक देने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद ही पी जाते हैं। फिर वो हारू का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उसका फ्रेंड बनकर उसके लैब में आना एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके बाद वो सो जाते हैं। त्यारिता भी थोड़े नशे में होते हैं और वो हारू से पूछते हैं कि क्या उसे पता है कि आइरिस एंशिएंट मैजिक में इतनी इंटरेस्ट क्यों रखते हैं। हारू कहता है कि उसे नहीं पता, तो त्यारिता बताते हैं कि जब आइरिस का मैजिक मेजर किया गया था तो उसके अंदर हर एक एलिमेंट्स की पावर मौजूद थी, लेकिन उसका लेवल सिर्फ 5 था। त्यारिता बताते हैं कि हालांकि आइरिस अभी ग्रो कर रही है, लेकिन उसका लेवल उसके एज के हिसाब से काफी कम है और ये हो सकता है कि आगे चलकर भी उसका लेवल ना बढ़े। इसीलिए उसका इंटरेस्ट एंशिएंट मैजिक में है, क्योंकि उस जमाने के लोगों के लेवल 100 से भी ज्यादा हुआ करते थे। उसे उम्मीद है कि शायद कुछ ऐसा मिल जाए जो उसके लेवल बढ़ाने में मदद करे। त्यारिता वे एंड में सो जाते हैं और क्लोन हारू डिसाइड करता है कि अब काफी रात हो गई है तो सब कुछ खत्म करके सो जाना चाहिए। इसी बीच हम देखते हैं कि स्नाइडर अपने महल में गुस्से में होता है क्योंकि उसे डुएल से पीछे हटना पड़ा। उसे लगता है कि इससे उसकी रेपुटेशन खराब होगी और अगर उसे फ्यूचर किंग बनना है तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। हमें ये भी पता चलता है कि उसके फादर ने क्वीन को गिराने के लिए उस इविल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है
ताकि स्नाइडर को अगला राजा बनाया जा सके। स्नाइडर हारू को जीतने नहीं देना चाहता, इसलिए वो अपने एसेसिन स्क्वाड को हारू और उसके दोस्तों को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उस पर नजर रखी जा रही है। एसेसिन्स लैब के पास पहुंच जाता है और उन्हें लगता है कि सब सो रहे हैं। उन्होंने 20 से ज्यादा इलाइट फाइटर्स लाए होते हैं, इसलिए वो काफी कॉन्फिडेंट होता है कि मिशन सक्सेसफुल होगा। वो तुरंत लैब की तरफ दौड़ता है, लेकिन पता चलता है कि पूरी बिल्डिंग एक बैरियर से प्रोटेक्टेड है। एसेसिन्स पूरे बिल्डिंग को चेक करता है, लेकिन सब कुछ कम्प्लीटली सील्ड होता है। एक आदमी ब्लेड से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें कोई असर नहीं होता। अचानक एक दरवाजा दिखाई देता है और एक आदमी उसे देखने जाता है, लेकिन वो अंदर खींच लिया जाता है। कैप्टन अपने आदमियों को कहता है कि वो दरवाजे को डिस्ट्रॉय करे, लेकिन उनके स्पेल सिर्फ उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और भी ज्यादा दरवाजे वहाँ दिखाई देते हैं और आदमियों को एक एक करके खत्म किया जाता है। हारू फाइनली बाहर आता है और कैप्टन उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हारू के बैरियर से वो तुरंत फ्रीज हो जाता है। हारू सभी आदमियों को स्नाइडर के पास ले जाता है और उसे पूछता है कि उसने उन्हें मारने का ऑर्डर क्यों दिया। स्नाइडर सब कुछ इनकार करता है, लेकिन हारू उसकी रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें वो एसेसिन्स को ऑर्डर दे रहा था। हारू उसे पनिश करने जा रहा होता है, लेकिन स्नाइडर अचानक एक सुई निकालता है और खुद पर लगाता है और एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हारू को मेंशन के बाहर फेंक दिया जाता है और वो सोचता है कि अब उसे कैसे निपटा जाए। तभी चार्लोट का कॉल आता है, जो कहते हैं कि उसे महसूस हुआ था कि हारू ड्यूटी पर है। जब उसे पता चलता है कि हारू एक मॉन्स्टर से लड़ रहा है, तो वो हैरान हो जाते हैं। हारू समझाता है कि ये इविल ऑर्गेनाइजेशन ने स्नाइडर को मॉन्स्टर बनाया है। चार्लोट को उसके लिए बुरा लगता है और वो हारू से कहते हैं कि उसे बचा ले। हारू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो एग्री करता है। हारू स्नाइडर के अटैक्स को डॉज करता है, लेकिन उसकी ताकत से स्ट्रगल करता है। वो अपने बैरियर से अटैक करता है, लेकिन फिर भी उसे झटके मिलते हैं। जब वो ऑलमोस्ट कुचल जाने वाला होता है, तो वो अपने बैरियर्स का यूज करके अपने आप को फ्री करता है और स्नाइडर के हाथों को सील कर देता है। लेकिन स्नाइडर अपने हाथ खुद ही तोड़ देता है और फिर तुरंत उन्हें रीजेनरेट भी कर लेता है। हारू को समझ नहीं आता कि वो स्नाइडर से कैसे निपटे, लेकिन चार्लोट पॉइंट करते हैं कि रीजेनरेट होने के बाद वो छोटा हो गया है। तो हारू सोचता है कि अगर वो उसके इस बड़े बॉडी पार्ट्स को काट दे तो उसे नॉर्मल फॉर्म में वापस ला सकता है। हारू एक नई टेक्निक का यूज करता है और आसमान में हजारों तलवारें बना देता है। चार्लोट उसके नए स्किल देखकर हैरान रह जाते हैं। हारू अपनी ब्लेड्स स्नाइडर पर बरसाता है और उसके बड़े शरीर के हिस्सों को काट देता है। स्नाइडर अपने असली रूप में लौट आता है। हारू उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बस भाग जाता है। क्लोन हारू उठता है और सोचता है कि कल रात की पार्टी एक्चुअली काफी मजेदार थे। हारू उसे छेड़ता है कि उसने एंजॉय किया, लेकिन क्लोन मानता है कि ये उनकी पिछली लाइफ से तो काफी बेहतर है। हारू भी इस बात से एग्री करता है, सोचता है उन सब लोगों के बारे में जो अब तक उनकी लाइफ में आए हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि फ्ले और लीजा किंगडम में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करे होते हैं। उन्हें कुछ अजीब लोग मिलते हैं जो मदद करना चाहते हैं और उन्हें एक सुनसान गली में ले जाते हैं, लेकिन फ्ले और लीजा उन सबको मारकर गिरा देते हैं और वहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं जो उन्हें चाहिए था। फिर हम चार्लोट के एक और मीटिंग में उन सबको देखते हैं। अब तक उन्होंने सिंहासन के लिए हो रही लड़ाई के बारे में और ज्यादा जान लिया है। चार्लोट का मानना है कि किंगडम मुश्किल में पड़ने वाला है। लीजा थोड़ा डाउट करते हैं, लेकिन जॉनी उसे याद दिलाता है हारू की कल रात की फाइट के बारे में। चार्लोट दोबारा उस फाइट की रिकॉर्डिंग दिखाते हैं और सब लोग हारू की नई टेक्निक की तारीफ करते हैं। चार्लोट को लगता है कि स्नाइडर इविल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और वो डिक्लेयर करते हैं कि अब उनके चाल चलने का समय आ गया है। तो वो प्लान बनाते हैं कि सब मिलकर एकेडमी के अंदर घुसेंगे ताकि उन्हें अंदर से एक्सपोज कर सके। सब लोग उसके प्लान से एग्री करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम हारू को देखते हैं जो उन सबको देख रहा होता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं, पर वो डिसाइड करता है कि उन्हें मजा करने देना चाहिए। तब तक वो उन पर नजर रखेगा और इंश्योर करेगा कि कोई भी उनकी शांति भरी जिंदगी में दिक्कत ना लाए। सो दोस्तों, ये एनिमे यहीं पर खत्म हो जाते हैं एंड कोई भी पार्ट 2 नहीं बोलेगा क्योंकि ये एनिमे बस इतने तक ही है। तो मैं अगला पार्ट कहाँ से लाऊं? एंड ऐसे ही मजेदार एनिमेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसे ही मैजिकल टाइप के एनिमेस देखना पसंद है, देन स्क्रीन पे शो हो रहे उन वीडियोस पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर चैनल पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो। एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में।